जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देश साथी में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने जो है दिल्ली सल्तनत पढ़ा। दिल्ली सल्तनत के बाद विजयनगर साम्राज्य, फिर बहमनी साम्राज्य पढ़ा था। हमारा ये क्षेत्रीय राजवंश समाप्त हो चुका है। अब हमें कायदे से पढ़ना चाहिए था भक्ति आंदोलन, लेकिन भक्ति आंदोलन यदि पढ़ते तो हमें सिख आंदोलन छूट जाता। इसलिए हम सोच रहे हैं कि पहले हम लोग मुगल साम्राज्य समाप्त कर लेते हैं और भक्ति आंदोलन में सिख राज साम्राज्य को जो है एक साथ करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है आज के सेशन में मुगल साम्राज्य ही देखते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है दोस्त, है ना। जैसे कि भक्ति आंदोलन इसी सल्तनत काल के बाद शुरू हुआ था, लेकिन सिख यदि हम छोड़ देंगे, सिख वाला हुआ था मुगल काल में, है ना। तो दोनों का टाइम पीरियड अलग हो जाता है, दोनों का अलग है। हम फिर एक साथ कैसे पढ़ेंगे, इसलिए हम उसे बाद में कर रहे हैं। पहले हम मुगल काल पढ़ लेते हैं सारे राजवंश को एक साथ, और उसके बाद भक्ति आंदोलन पढ़ लेंगे लास्ट वाले सेशन में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जो है मुगल काल पढ़ेंगे, और मुगल काल के आज के सेशन को मुगल काल पूरा दो भागों में बांट दिया हमने। मुगल काल को दो भागों में बांटकर देखते हैं। पहले वाले पार्ट में जो है इसके जो प्रमुख राजवंश हैं, ठीक है, जितने महत्वपूर्ण शासक है उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमने दिल्ली सल्तनत में देखा था, सबसे पहले हम लोग बाबर से शुरू करेंगे। बाबर से शुरू करेंगे। उसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं। ठीक, अगला शासक यहां पर अकबर आ जाता है, लेकिन एक छोटे से कार्यकाल के लिए शेरशाह सूरी का बीच में शासन हो जाता है, लेकिन वो इस वंश से तो नहीं है ना, शेरशाह सूरी। ठीक है, अकबर के बाद आ जाता है, ठीक है, शाहजहां, जहांगीर आ जाता है, और पांचवा आ जाता है शाहजहां, और इसका छठा आ जाता है औरंगजेब। यही जो 6 शासक हैं, इसी के शासनकाल को मुगल काल कहा जाता है। लेकिन इसके जो उत्तराधिकारी हुए, इसके समय तक आते आते मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था। इसके बाद के जो शासन काल आ जाते हैं उसे उत्तर मुगल काल कहा जाता है ना। वहां से मुगल काल का पतन होना शुरू हो जाता है औरंगजेब के बाद से, क्योंकि इसके बाद जितने सारे शासक आए वो सारे अयोग्य शासक थे इस वंश के, है ना। तो इस सेशन में मुगल काल में केवल इन्हीं राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, और इसके समय की जो है राजनीतिक जो उपलब्धियां हैं, जितने राजनीतिक उपलब्धियां या फिर सामाजिक आर्थिक स्थिति, ठीक है, सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्थिति, कला और वास्तुकला के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की गई थी, जो निर्माण कार्य किए गए थे, उसके बारे में देखेंगे। और यदि कुछ साहित्य वगैरह लिखी गई थी तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इन सभी डायमेंशन को हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। एक ही दिन में इतना पढ़ना नामुमकिन है। जैसे हम लोगों ने सल्तनत काल को दो भागों में बांटकर देखा था, एक दिन में उसका पूरे जो शासक थे उसको देखा था, और दूसरे सेशन मुगल काल की वास्तुकला काफी महत्वपूर्ण है। हमने देखा था कि जहांगीर के काल जो है उसे चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है ना। फिर उसका जो उसका पुत्र हुआ था शाहजहां, उसके काल के स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है ना। मुगल काल के स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। फिर अकबर के काल में हिंदी साहित्य और साहित्य का जो स्वर्ण काल है, और म्यूजिक का भी साहित्य काल जो है स्वर्ण काल, ये अकबर के काल के हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर रहने वाला है ये। ठीक है, तो इसे हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, और आज के सेशन में केवल ये जो है सभी शासकों के उपलब्धियां देखेंगे। ठीक है, पहला हमारा है मुगल साम्राज्य। ये 1526 में स्थापित हुई थी और 1857 में शुरू हुई थी। हम लोगों जब दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि दिल्ली सल्तनत में अंतिम वंश जो था लोधी वंश, है ना। लोधी वंश के शासनकाल में, लोधी वंश का जो अंतिम शासक हुआ था इब्राहिम लोधी, उसके शासनकाल में, इब्राहिम लोधी के शासनकाल आते आते उससे दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे दुश्मन हो गए थे, उसके पड़ोसी जो हैं जो भी। उसी में राणा सांगा भी एक था।
ये दिल्ली सल्तनत वाले, इन दोनों का आपस में काफी काफी बैर था। राणा सांगा चाहते थे कि हम दिल्ली पर आक्रमण करके मिला ले, ये चाहते थे कि हम उसे सबक सिखाएं। इन्हीं के लिए, इन्हीं दोनों के बीच जो रस्साकसी हो रही थी, आपसी प्रतिद्वंद, इसी बीच में क्या किया था राणा सांगा ने बाबर को, जो कि इस समय अफगानिस्तान का शासक हुआ करता था, उसे निमंत्रण भेजा कि तुम दिल्ली पर आक्रमण करो, दिल्ली पर आक्रमण करके उसे यहां से इब्राहिम लोदी की हत्या कर दो, यहां से इसे भगा दो, और मैं तुम्हें जो है इस युद्ध में समर्थन भी करूंगा, और दूसरा तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो बाबर को बुलाया गया था भारत पर आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोदी के दुश्मनों के द्वारा। ठीक है, राणा सांगा ने उसे निमंत्रण दिया था, उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि एक प्रेरणा थी ना, आप किसी देश को पहले से लूटना चाहते हो और ऊपर से आपको कोई मोटिवेशन मिल जाए, उसी देश के किसी देशद्रोही आपको निमंत्रण भेजे कि आओ हमारे देश पर आक्रमण करो, तो ये खुला अवसर है। उन लोगों ने आक्रमण कर दिया बाबर ने, और हमने बताया था कि पानीपत का युद्ध हुआ था। उस पानीपत के युद्ध, जो प्रथम युद्ध हुआ था, उस पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था, ये 1526 को लड़ा गया था। इसमें एक तरफ दिल्ली सल्तनत था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, और दूसरी तरफ मुगल सल्तनत का बाबर, इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। दिल्ली सल्तनत का जो इस समय नेतृत्व कर रहा था, इस समय जो शासक था, वो था इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी इस समय यहां का शासक था। ठीक, बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया पानीपत के प्रथम युद्ध में, और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है, और हमने बताया था कि इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मरने वाला पहला सुल्तान था। इसके बाद कोई सुल्तान नहीं हुआ, ना इससे पहले कोई सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में मरा हो। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है, और इस तरह से दिल्ली सल्तनत का जो है नाश हो जाता है। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के साथ साथ इब्राहिम लोदी का भी नाश हो जाता है, और बाबर क्या कर लेता है, इसको समाप्त करके अपने वंश की स्थापना कर लेती है। यहां पर इस वंश का अंत करके अपना वंश, यानी कि इस समय ये तैमूर वंश की स्थापना करती है। ठीक है, अच्छा याद रखिए, कंफ्यूजन ना हो, हम लोग ऊपर में पढ़ रहे हैं कौन सा वंश, ये कैसे होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल वंश, लेकिन यहां पर बाबर ने किस वंश की स्थापना की थी, तैमूरी वंश की। बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी के जो लोदी वंश था उसको समाप्त करके, साथ साथ दिल्ली वंश को भी, दिल्ली सल्तनत को भी समाप्त करके इसने अपनी वंश की स्थापना कर ली। और इन्होंने जिस वंश की स्थापना की थी बाबर ने, उसे तैमूर वंश कहा जाता है। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना नहीं की थी, तैमूर वंश की स्थापना की थी। और वास्तव में बाबर जो है ये तैमूर वंश का ही था। बाबर के जो पिता थे वो तैमूर वंश के थे, तैमूरी थे, और इसकी जो माता थी ये मंगोल शासका की राजकुमारी थी, मंगोल की। ठीक है, तो दोनों का मिक्स था। यदि इसके अपने पिता के नाम से देखें तो ये तैमूर वंश का था, इसलिए इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी, लेकिन माता की ओर से ये मंगोल वंश की थी। तो ये दो महान सम्राट थे उस समय के, उस वंश से संबंधित ये रखता था। ठीक है, बाबर ने अपनी वंश की स्थापना कर दी। अब थोड़ा इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, थोड़ा इसका परिचय, इसकी प्रारंभिक जीवन कैसे बीता, क्या कर रहे थे बचपन में। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगाना, जो कि अभी अफगानिस्तान में पड़ता है, यहाँ ये पैदा लिया था। इसके पिता, जिसका नाम है उमर शेख मिर्जा, ये इस समय फरगना का तुर्क शासक था। इनके बारे में पर्सनल जानकारी आपको याद रखनी चाहिए, कई बार पूछे जा चुके हैं ये सब, है ना, क्योंकि इस वंश के, एक महान वंश के शासक और इसके संस्थापक रह चुके हैं ये, इसके बारे में प्रारंभिक जानकारी जानना जरूरी है। इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में, केवल 12 वर्ष की उम्र में अपने पिता का गद्दी संभाल लिया था। वहां का फरगना का शासक बन गया था, जो है अफगानिस्तान का इलाका, वहां का शासक बन गया था। अब हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि जो ये अफगानिस्तान का शासक था, तो उन्होंने भारत पर आक्रमण क्यों किया, वे कौन कौन से कारक थे जिससे प्रेरित होकर के वो भारत पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित हुए, और वहां से आकर के दिल्ली की सल्तनत को हटा करके दिल्ली पर अपना
राजधानी स्थापित कर लिया, अपना वंश स्थापित कर लिया। इसमें सबसे पहला कारण देखते हैं हम, इसकी तैमूर वंशी होने का दावा। हम अभी कह चुके हैं ना कि ये जो बाबर थे वो अपने पिता की ओर से तैमूर का वंशज था, और दिल्ली पर इससे पहले तैमूर का जो आक्रमण हुआ था तो दिल्ली तक के क्षेत्रों को इसने जीत लिया था तैमूर वंशजों ने, और वहां पर अपने अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए थे। अफगानिस्तान और उत्तर भारत के जितने सारे इलाके थे, दिल्ली तक के इलाके पर उसे जीत लिया था तैमूरियों ने, और अपने प्रतिनिधि यानी कि गवर्नर नियुक्त कर दिया था। लेकिन ये गवर्नर बाद में जब देखा कि केंद्र में सत्ता कमजोर है, तो वहां पर क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, है ना। स्वतंत्र कर लेने के बाद अब ये बाबर जगा, बाबर को लगा कि ये तो हमारा ही राजपाट है, हमारे बाप दादा ने इसको जीता था, इस पर हमारा हक होना चाहिए। तो ये चीज इनके मन में भावना जागी। इनके पिता के मृत्यु के बाद जब ये शासक बना, तब इन्होंने इसी मकसद से जो है दिल्ली पर आक्रमण करना अपना अधिकार समझता था। इन्हें लगता था कि दिल्ली की सल्तनत जो है तैमूर के वंशजों का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो पहला कारण हो गया। ये दिल्ली पर आक्रमण अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता था, उन्हें लगता था कि ये हमारा ही राज्य है, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने इसे जीता था पहले। दूसरा कारण था, ये जहां का शासक था, यानी वर्तमान में जो अफगानिस्तान का शासक था, यहां पर काफी अस्थिरता भरी हुई थी। यहाँ पर समरकंद और फरगना में बार बार जो है युद्ध होता था, और इसके हाथ से साम्राज्य आता फिर छीन के चला जाता था। तो ये आने और जाने में बार बार जो है इसे संकट देखने को मिला। उन्हें लगा कि यदि हम यहाँ पर रह गए तो हो सकता है भविष्य में कभी अपना राजपाट खोना न पड़े। इसलिए उसे किसी दूसरे ऐसे स्थिर राज्य की तलाश थी जहां पर वो लंबे समय तक शासन करे, और ये तभी हो सकता था जब वो भारत पर आक्रमण करे, क्योंकि वो मध्य एशिया में जा नहीं सकता था, ईरान की ओर जा नहीं सकता था, क्योंकि और ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य थे, और वहीं पर तो चारों तरफ से उन्हें युद्ध देखने का मौका मिल रहा था। इसी कारण से वो प्रेरित होकर के भारत की ओर देखने लगा। उन्हें वो जो है उधर जो है ईरान की ओर तो जा नहीं सकता था, फिर उन्होंने भारत आने का रास्ता चुना। ये दूसरा कारण था जो भारत पर उन्होंने आक्रमण किया था। तो ये इसकी भारत पर आक्रमण करना इसकी मजबूरी भी थी। एक पहला, वो अपना अधिकार भी समझ रहा है, दूसरा इसकी मजबूरी भी थी। ठीक है, और ये जो कारण है ना, ये कारण हम या फिर इतिहासकार नहीं बता रहे हैं, ये इन्होंने खुद बताया है। अपनी जो ग्रंथ है बाबरनामा, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है बाबर ने, और उसी आत्मकथा में ये सारी बातें लिखी है कि हमने भारत पर आक्रमण क्यों किया। ठीक है, ये सारी बातें इसी ने खुद बताई है। उसके बाद जब तक बाबर ये बात सब सोचता रहा, इतने ही दिनों में उन्होंने क्या किया था, काबुल और गजनी पर आक्रमण करके 1504 ईस्वी के आसपास काफी छोटी उम्र में काबुल और गजनी को जीत लिया। ठीक है, अब यदि ये दोनों क्षेत्र जीत लिया, काबुल जीत लिया, तो भारत के काफी नजदीक आ गया। इनकी महत्वाकांक्षाएं और ज्यादा ऊंची हिलोरे मारने लगी। अब इन्हें लगने लगा कि हमें भारत पर तो आक्रमण कर ही देना चाहिए। जब हम भारत के सीमावर्ती इलाके पर आ गए हैं तो हमें भारत के अंदर भी आक्रमण करना चाहिए। जब ये बात सोच ही रहा था, इसी समय इसको एक और ख्याल आया, किसी ने बताया। इससे पहले हम देख चुके हैं ना, जितने ईरानी और मध्य एशिया या अरबी इतिहासकार भारत आए, सब लोग भारत भ्रमण किया और जा करके यहाँ से मोटी मोटी अपनी यात्रा वृत्तांत ग्रंथ लिखा था। उसमें यह बताया था कि भारत काफी समृद्ध है, यहाँ पर खूब सोने चांदी धन संपत्ति है, वहां की नदियां और उसके जो अगल बगल के जो उपजाऊ जमीन है, काफी पैदावार होती है वहां से, तो काफी संपन्न भरा है ये अफवाह मध्य एशिया में काफी फैल रहा था। और जितने सारे महत्वाकांक्षी शासक हुए वहां का, सबका एक मन होता कि हम एक बार हिंदुस्तान जाए और उसको जीत ले, अपने साम्राज्य में मिला ले, तो वहां पर काफी सुख हो गए हमें। ये मन में भी इसके घूमने लगा। तो भारत की जो अपार समृद्धि थी, जो धन्य धान का कोष था, ये भी भारत उसके बाबर को आकर्षित किया था। तो ये इसका चौथा कारण था। पांचवा, भारतीय शासकों की आंतरिक कलश भी थी। हमने देख लिया था कि दिल्ली सल्तनत इस समय काफी कमजोर हो चुकी है, सत्ता के लिए काफी संघर्ष हो रहा है। यहाँ पर बार बार सरकार बन रही है, सरकार गिरा रही है, क्योंकि वहां पर दिल्ली की जो दरबार थी, राज दरबार था, वो किंग मेकर की भूमिका निभाने लगे थे। राजा को नियुक्त कर देता और यदि वो उसके मन की जो है शासन नहीं करता, यानी कि कठपुतली बना देता उसे, तो फिर उसे हटा देता। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है यहाँ पर सल्तनत काफी कमजोर हो गया था। ये चीज बाबर को और अट्रैक्ट किया। उन्हें एकदम सब कुछ साफ दिखने लगा कि अब हमें भारत पर आक्रमण करने के लिए वो खुद बुला रहे हैं अपने आप पर। रही कहीं असर एक और चीज पूरा कर दिया। इब्राहिम लोदी की जो है, भारत में दो शासक थे, एक तो दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी।
जो कि कोई और नहीं थे। अभी हमने बताया ना कि पारिवारिक कलह, इब्राहिम लोदी का ये चाचा था। इसने कहा कि तुम दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करो, तुम जो सोच रहे हो ना वो करके दिखाओ, दिल्ली पर आक्रमण करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दौलत खां लोदी ने बाबर को निमंत्रण भेजा कि आओ भारत पर आक्रमण करो और हम तुम्हारी मदद करेंगे। वहां पर क्या क्या उसकी कमजोरियां हैं इस शासक की, वो जो है ना घर का भेदी, तो यही बात उसने करनी शुरू कर दी कि तुम आओ भारत पर, हम उसकी कमजोरियों को तुम्हें बताएंगे और तुम आसानी से जीत लोगे। ये इसका पांचवा कारण था। रही गई असर एक और थी। इसी समय इब्राहिम लोदी का सबसे बड़ा दुश्मन था राणा सांगा। ठीक है, ये राणा सांगा वही है जो आपने सुना होगा ना, मीराबाई की कहानी, कृष्ण प्रेम की कहानी, है ना। वो मीराबाई का ससुर था और ये अपना ससुर है उसका। इनकी काफी दुश्मनी थी उस समय इब्राहिम लोदी से। एक और चीज आपके लिए एक यादगार हुई कि मीराबाई का, यदि आपके भक्ति आंदोलन से पूछे कि उसका शासन काल क्या है, मीराबाई का काल क्या है, तो यदि ये टाइम पीरियड आपको याद नहीं है तो कम से कम इतना याद रखिए कि वो जो है राणा सांगा के समकालीन है, और राणा सांगा बाबर के समकालीन है। बाबर किसके समकालीन है? इब्राहिम लोदी के। और इन सभी के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ था, और पानीपत का युद्ध तो सबको याद रहता है, 1526। इसका मतलब मीराबाई का शासनकाल कौन सा हो गया? उसी के 1526 के आसपास वाला इलाका। चार में से जो भी ऑप्शन लगे उसे टिक लगा दो, है ना। इसे ही कहते हैं एलिमिनेटर मेथड। लिंक कोई भी मिल जाए आपको, उसी में से आपको हिट कर देना अपने ऑप्शन को। इस तरह चीजों को आप याद रख सकते हो। तो यहां पर देख रहे हो ना, राणा सांगा जो कि इस समय इब्राहिम लोदी का दिल्ली सल्तनत का कट्टर दुश्मन था, इसने भी निमंत्रण भेजा बाबर को कि भाई तुम भारत पर आक्रमण करो और हम अपनी सेना के साथ, राजकोष के साथ तुम्हें हम मदद करेंगे, और दिल्ली सल्तनत को हराने में, दिल्ली सल्तनत को नष्ट करने में हम तुम्हें मदद करेंगे, और तुम भारत पर आक्रमण करो। बाबर जो पहले से सोच ही रहा था, यह घोषणा सुनकर काफी खुश हो गया। ठीक है, और भी चीजें थी जो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया था। प्रोत्साहित ये किया था कि उसके पास उनकी तोप, उनकी जो बारूद, तुगलका नीति और रूमी पद्धति, ये सभी युद्ध के उस समय की नीतियां थी। ये सभी चीज उसको पता था बाबर को, क्योंकि हमने देखा ना कि मध्य एशिया के दो सबसे महान वंश, तैमूर वंश है ना, और दूसरा मंगोल, उस समय के जितने सारे छोटे छोटे राजवंश थे, इनका नाम सुनकर ही थर्रा जाता था। जैसे महमूद गजनबी का नाम सुनकर के मराठा साम्राज्य के शासक सब थर्रा जाते थे ना, कि जो है अब्दाली आ रहा है, अब्दाली आ रहा है, तो इसे ही थर्रा जाता था। और इस वंश, दोनों वंश से संबंध रखने वाला था। हमने बताया ना, इसकी माँ मुगल से थी, मंगोल वंश से, और इसकी जो पिता थे तैमूर वंश से। दोनों महान सम्राट के ये वंशज थे, तो उसके गुण तो आएंगे ही। ये जो चारों युद्ध पद्धति हैं, ये इन लोगों ने अपने दादा और नाना से सीखा था। तो इनको काफी विश्वास था कि ये चीज भारतीयों को पता नहीं होगा, यदि हम ये चीज भारत में प्रवेश कराएंगे ना, तो हम आसानी से भारत के सभी राजाओं को हरा देंगे। और ऐसा हुआ भी, है ना। दूसरा एक और प्रेरणा था, वो धर्म युद्ध भी चाहता था, अपना धर्म का प्रचार, इस्लाम धर्म का भी प्रचार करता था। मध्य एशिया में जितने सारे शासक हुए थे, तो सभी शासकों के दरबार में एक कोई ना कोई तो सलाहकार होते हैं ना, गुरु होते हैं, जो या तो पंडित होंगे या फिर अपने अपने धर्म के लीडर होंगे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी कोई था, तभी तो वो जैन बना, और जैन बना तभी तो जाके राजपाट छोड़ के उसने क्या लिया था, संन्यास ले लिया था, और श्रवण बेरगोला में जाके अपने आत्महत्या कर ली थी। सम्राट अशोक के दरबार में भी कोई बौद्ध उसका सलाहकार था, उसी के कहने पर उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, बौद्ध परिवर्तन हो गया था और अपने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। ठीक वैसे ही बाबर के दरबार में भी सभी प्रकार के उस धर्म के जो है उसके सलाहकार रहते होंगे, मौलवी मुल्ला रहते होंगे। उसने कहा कि तुम अपना साम्राज्य विस्तार करो, लेकिन साथ साथ धर्म का भी विस्तार करो। जितने मुसलमान बढ़ेंगे तुम्हारे राज्य को अस्थायित्व मिलेगा, ठीक है। नहीं तो कोई एक छोटा सा मुस्लिम इतने बड़े भारत पर आक्रमण करके वहां पर सरकार नहीं बना सकता। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, धर्म परिवर्तन करना होगा, एक धर्म युद्ध छेड़नी होगी। ठीक है, कहा जाता है कि बाबर ने इसी युद्ध में जिहाद का जो है, जिहाद का नारा दिया था। यदि जिहाद का नारा नहीं देता तो यह धर्म युद्ध नहीं होता। ठीक है, धर्म के नाम पर तो समझ रहे हो, सभी लोग लड़ना मरना शुरू कर देते हैं। आम लोगों को राजनीति समझ में नहीं आती, लेकिन धर्म के नाम पर, राम के नाम पर लड़ाना शुरू कर दो, देखो कितने सक्रिय हो जाते हैं। तो यहां भी ये चीज आज से नहीं हो रहा है, पहले से हो रहा है। ठीक है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा।
बाबर एक अस्थायी और विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, पहले से ही महत्वाकांक्षी शासक था, जो मध्य एशिया में संभव नहीं हो सकता था। और जब मध्य एशिया में संभव नहीं हो सकता था तो इसे पूरब की ओर देखना ही पड़ेगा, इसीलिए उन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये सभी चीजें थी, भारत पर उसके आक्रमण के इतने सारे कारण थे। कारण तो देख लिया, भारत पर आक्रमण क्यों किया था। अब जब भारत पर आक्रमण कर दिया तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और दिल्ली सल्तनत का नाश हो गया और मुगल वंश की स्थापना हुई, मुगल साम्राज्य की। ये इसके परिणाम थे। बाबर आक्रमण के क्या परिणाम हुए? तो ये परिणाम हुआ कि दिल्ली सल्तनत का नाश हो गया, दूसरा मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, तीसरा क्या? तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि चूंकि ये अफगानिस्तान के काबुल है ना, काबुल इलाके का वहां का गवर्नर था, यानी कि वो काबुल उसी के जिले में था, उसी के राज्य के भीतर था। और जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं भारत से सल्तनत काल में, हमने देखा था ना कितने सारे बाह्य आक्रमण हुए थे, है ना, ये सारे आक्रमण जो है यहीं से होता था। वहां पर 3 दर्रे थे, हिंदू कुश पर्वत जो है उसको पार करने के लिए 3 दर्रे हैं, बिना उस दर्रे से गुजरते हुए कोई पार नहीं कर सकता हिंदू कुश को, इतना ऊंचा पर्वत है वो, है ना, जैसे काराकोरम वगैरह है ना, इतना ही ऊंचाई पर है हिंदू कुश का वो दर्रा, जिसे खैबर दर्रे, बेलन दर्रे और गोलन दर्रे कहा जाता है। कोई यदि ईरान से आना चाहे भारत उस समय में तो यही 3 रास्ते थे और इस पर बाबर का नियंत्रण था। बाबर ने इतने क्षेत्रों को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक अब ये रहेगा बाबर, तब तक उसके राज्य में कोई विदेशी आक्रमण नहीं हो सकता इस सीमा से, है ना। यानी कि 200 सालों से जो विदेशी आक्रमण हुए जा रहे थे भारत पर, मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, बाद में बाबर के जाने के बाद देख रहे हैं ना, जब इसके चला गया तो मोहम्मद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो जिस पर अफगानिस्तान का नियंत्रण रहेगा वो काफी सशक्त राजा रहेगा, और अफगानिस्तान से नियंत्रण छूटा तो कोई भी भारत पर आक्रमण मुंह उठा के कर देगा। ठीक है, तो बाबर के स्थापना के परिणाम क्या निकले? बाबर के भारत आने के तीसरा परिणाम ये निकला कि हमेशा के लिए वहां से आक्रमण के क्या हो गए, संकट के बादल घिर गए वहां से। ठीक है, क्योंकि वो जो सीमा बॉर्डर वाला इलाका था इस पर अब बाबर का नियंत्रण हो चुका है। जब तक आप देखोगे कि मुगल वंश एकदम सशक्त रहता है औरंगजेब के शासनकाल तक, तब तक यहाँ पर विदेशी आक्रमण नहीं होता। और जैसे ही इसका पतन होता है औरंगजेब का, फिर देखोगे आप वहां पर लंबी लाइन लगेगी। यहाँ पर याद है जब ब्रिटिश भारत पर शासन कर रहे थे उस समय भी भारत पर डर हो रहा था कि कहूं नेपोलियन भारत पर आक्रमण न कर दे, फ्रांस के शासक, है ना। और नेपोलियन के आक्रमण को रोकने के लिए कितने सारे अभियान भेजे गए थे भारत के राजदूत को। भारत के उस समय जो ब्रिटिश सरकार थे उन्होंने मिस्र तक अपनी दूत भेजी थी उस सबके सहायता लेने के लिए कि इसको सपोर्ट न करे नेपोलियन को, क्योंकि मिस्र में इसकी अपनी सेना वहां पर थी, ब्रिटिश सेना, वहां पर भी ब्रिटिशों का शासन था ना। तो इतनी बड़ी राजनीति हो रही थी। तो देख रहे हैं ना, इसके बाद बाबर के बाद भी आक्रमण हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। इसके बाद जैसे ही ये मृत्यु हो जाता है औरंगजेब का, उसके बाद भी देखते हैं भारत का कोहिनूर हीरा उठा के ले जाता है। किसने आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में? याद है ना, नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था, तो दिल्ली को खूब लूटा और उसके बाद कोहिनूर हीरा उठा के ले गया। तो ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय काबुल पर से नियंत्रण छूट चुका था। वो जो 3 गेट था भारत में एंटर करने का, जहां से बड़ी संख्या में घोड़े को लाया जा सकता था, सेनाओं को पार किया जा सकता था, उस पर से नियंत्रण छूट चुका था। तो आक्रमण तो होगा ही, फिर दिल्ली को लूट लिया गया। ठीक है, तो ये चीजें थी, ये सब इसके परिणाम थे, हमने बता दिया है। इस युद्ध में, पानीपत के तीसरे युद्ध में कहा जाता है कि बाबर ने तुगलकामा पद्धति का, रूमी पद्धति का उपयोग किया था। तुगलकामा नीति क्या होता है? एक युद्ध की एक नीति होती है जिसमें सेना को, शत्रु के सेना को चारों ओर से घेर लिया जाता है। दूसरा होता है रूमी पद्धति, इसमें तोपों की एक विशेष प्रकार की सजावट रखी जाती है। भारत में तोपों का पहली बार प्रयोग इसी ने कराया था, बाबर ने ही। लेकिन बारूद का प्रयोग हमने देख चुका है कि कल 1367 ईस्वी में गोलकुंडा में किया जा चुका था, विजयनगर साम्राज्य में। तोप का पहली बार प्रयोग इसके शासनकाल में हुआ और इसी युद्ध में हुआ था, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा युद्ध किया गया था। इसके जो सबसे बड़े तोपची थे उस्ताद अली और मुस्तफा, ये बाबर के 2 बड़े तोपची थे और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। PYQ जब उल्टा के देखोगे आप तो ये दोनों का नाम बहुत आएगा। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ, इब्राहिम लोदी के साथ साथ ग्वालियर के शासक जो विक्रमजीत थे, दोनों के दोनों मारे गए। लोदी वंश का अंत हुआ और मुगल वंश की स्थापना हुई। लोदी का जो सल्तनत का खजाना था दिल्ली सल्तनत का, वो किसको मिल गया था? अब बाबर को मिल गया। ठीक है, इसके अलावा
पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भी बाबर ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत सारे अन्य युद्ध भी लड़े थे। अब जो अन्य युद्ध थे हम लोग उसके देखने की कोशिश करते हैं कि उसने बाबर ने और कौन कौन सा युद्ध लड़ा था। पानीपत तो देख चुका है। इसके बाद दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है मार्च 1527 में लड़ा गया था। देखिए इसका ना ये सब काफी इंपोर्टेंट युद्ध सब है ना। और इसका ना कम से कम यदि डेट एग्जैक्ट डेट याद नहीं रख पाओ तो कम से कम महीना जो है उसका याद रखिएगा, महीना के साथ साथ साल। इसको आप 17 मार्च के बजाय इसका मार्च 1527 याद रखिए। केवल 1527 से भी काम नहीं चलेगा। कई बार ना क्रम अनुसार सजाने के लिए काफी बारीकी डेट जो है नजदीकी डेट दे देता है, तो सजाने में उल्टा हो जाएगा। इसलिए इसको याद रखिए, मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। इसमें बाबर और ये राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर राणा सांगा पराजित हुआ था इसमें। दूसरा हुआ था चंदेरी का युद्ध, ये 1528 में हुआ था। बाबर और यहाँ के शासक जो मेदिनी राय थे इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। और अगला था घाघरा का युद्ध, ये 1529 में हुआ था, है ना। बाबर के शासक महमूद लोदी जो कि अफगान शासक था, इनके बीच में हुआ था। ठीक है, और देख रहे हो बाबर ने चुनार कहां पर है अभी, उत्तर प्रदेश में, है ना। तो यहां तक के इलाके को इसने जीत लिया था, अफगानिस्तान अफगान सेना को हरा दिया था। ठीक है, तो बाबर अब देखो कहां से, काबुल से लेकर के अब कहां पहुंच गया, बनारस इलाहाबाद के आसपास तक पहुंच गया था, उस इलाके को जीत लिया था। यानी कि अब ये उत्तर भारत का स्वामी बनने के करीब पहुंच चुका था। राजधानी तो जीत ही लिया था और उत्तर भारत के बहुत बड़े क्षेत्र को इसने जीत लिया था। ठीक है, अब हम इसके बाबर के द्वारा जो जितने महत्वपूर्ण युद्ध थे हमने उसको देख लिया। कुछ और जो है महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो है बाबर के बारे में कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे कि कभी कभी ये पूछा जाता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसका प्रत्यक्षदर्शी कौन था, किस महान संत ने उसे खड़े होकर पूरा युद्ध देखा था। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है ना। गुरु नानक जी के बारे में कहा जाता है कि गुरु नानक जी ने पूरे युद्ध को, पानीपत का प्रथम युद्ध पूरे खड़े होकर देखा था। ठीक है, ऐसे ही अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को किसने देखा था, आप लोग बताइएगा। इसमें जो है बाबर ने 1506-7 में जो है बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर की दूसरी उपाधि भी है जिसे कलंदर कहा जाता है। तो ये चीज आपसे पूछेगा कि बादशाह और कलंदर की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक है। ठीक है, बाबर ने गज ए बाबरी नामक जमीन मापन बल की एक विधि विकसित करी थी। और ये युद्ध पानीपत युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी है इसे तो हमने बता दिया कि गुरु नानक को कहा जाता है। बाबर ने कविता के लिए एक नई शैली विकसित की थी, एक नई पद शैली विकसित की थी जिसे मुबैयान कहा जाता है। ठीक है, मुबैयान शैली। यदि केवल यही चीज आपसे पूछ दे कि मुबैयान शैली क्या है ना, तो ये एक साहित्यिक के क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला शब्द है जो काव्य के लिए पद शैली का, है ना, पद शैली के लिए उपयोग किया जाता है। और इसे बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था भारत में। बाबर के कितने पुत्र थे, कुल मिला के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर जब मरा था तो अपने साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित किया था और उसमें से जो चौथा भाग था वो हुमायूं को मिला था। जो भारत का जो एरिया था वो हुमायूं को दिया गया था। तो बाबर के मरने के बाद जो है 1530 में मृत्यु हो जाती है आगरा में बाबर की, और उसका उत्तराधिकारी कौन होता है, हुमायूं। ठीक है, इसे जो दफनाया गया है, इससे पहले जहां पर मृत्यु हुई वहीं पर दफना दिया गया था, आगरा के आराम बाग में। तो ये भी पूछा गया है कई बार कि बाबर को कहाँ दफन किया गया या फिर बाबर का मकबरा कहाँ पर है। तो पहले इसे आराम बाग आगरा में दफनाया गया था, यहीं पर इसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन फिर जो है बाद में यहाँ से इसे कब्र से निकाल करके काबुल ले जाया गया था और वहां पर जाके दफनाया गया। यहाँ पर इसका बर्थ पैलेस था, यहीं पर उसका जन्म हुआ था, तो वहीं पर जाके दफनाया गया। इससे साहित्य के क्षेत्र में एक योगदान है इसका, ये है कि इन्होंने अपनी भाषा यानी कि तुर्की भाषा में इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, बाबर नामा। इसे तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है तुर्की भाषा में। अपने बारे में सारी जानकारी अभी तक हमने जो भी ऊपर में पढ़ा वो सारी जानकारी इसने अपनी ही डायरी में दिया है, इसने खुद लिखा है ना। अन्य राजाओं के बारे में हम लोग क्या करते हैं, इतिहासकारों के विवेचना पर निर्भर रहते हैं कि इतिहासकार जो कहेंगे हम उसके अनुसार काम करेंगे, लेकिन ये खुद ही अपनी विवरण दे दिया है। अगला शासक हुआ इसका उत्तराधिकारी हुमायूं। इसका पूरा नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ये बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था और बाबर के बाद दूसरा मुगल सम्राट बना था, इस वंश का दूसरा शासक बना था।
इसका जन्म भी काबुल में ही हुआ था, अफगानिस्तान में। इन्होंने 1530 से लेकर के 1540 ईस्वी तक शासन किया था और 1555 से लेकर के 1556 तक शासन किया था। ठीक है, तो इतिहास में ये पहला शासक हुआ हुमायूं। देखिए कितने रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। इतिहास में ये पहला शासक हुआ था जिसने 2 शासन काल में शासन किया था, 2 बार शासन किया था, और एक बार राज्य खोने के बाद दोबारा राज्य प्राप्त कर लिया। ऐसा भी शासक दुनिया में पहला है ये। किसी के हाथ से एक बार राज्यपाट चला गया तो चला गया, लेकिन ये इतना लकी था। और वो जो काल कहते हैं ना कि भगवान का काल कुछ और होता है, तो ये देखिए एक बार शासन करने के बाद यदि यहाँ से विलुप्त हो जाता तो भारत को न तो अकबर मिलता, न जहांगीर मिलता, न शाहजहां मिलता, न औरंगजेब मिलता। तो भारत की दुर्दशा लिखी हुई थी, इसीलिए इन शासकों को दोबारा आना पड़ा। ठीक है, तो इसका दूसरा चरण फिर से शुरू हो जाता है और 1555 से 56 तक रहता है। उसके बाद इसका पुत्र अगला शासन करता है। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठा था और आगरा में ही इसका राज्याभिषेक कर दिया गया था। लेकिन ये जैसे ही शासक बना तो इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां जो है सामने आने लगी थी। इसमें सबसे पहला विद्रोह था, इसके शासनकाल में अफगान सरदारों ने विद्रोह कर दिया था। बाबर जब मरा था, मरने से पहले उसने क्या किया था, प्रांतीय सरदारों को नियुक्त कर दिया था, प्रांत के शासकों में अपना अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था। लेकिन ये सारे ने विद्रोह कर दिया। हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे ही कोई केंद्र में कमजोर शासक होता है या फिर कोई मरता है तो फिर उसके बाद सभी लोग या तो स्वतंत्र होने लगते हैं या फिर खुद को उससे अलग बताने की कोशिश करने लगते हैं ताकि वो उससे अलग हो जाए और अपनी राजपाट खुद मालिक बन जाए। ऐसा इसी समय यहाँ भी हुआ था। इस समय गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह, उसने भी विद्रोह कर दिया था। बंगाल में महमूद लोदी का शासन था, इसने भी विद्रोह कर दिया था। इसका भाई कामरान जो कि इस समय अफगानिस्तान वाले इलाके में वहां पर शासन कर रहा था, उसने भी विद्रोह कर दी थी। दूसरा शेर खान, जिसे बाद में शेरशाह सूरी का नाम दिया गया था। शेरशाह सूरी इसका सबसे बड़ा शत्रु हुआ और इसी ने इसी पद से हटा भी देखने इसी ने साम्राज्य छीन लिया था। तो ये था सबसे बड़ा शत्रु था। तो सत्ता पर बैठते ही, गद्दी पर बैठते ही हुमायूं के सामने ये 5-6 समस्याएं थी। इसने सभी का बारी बारी से नाश किया, लेकिन जो अंतिम वाला था शेरशाह सूरी वाला, तो ये समस्या इसी को नाश कर दिया और सबका जो है सारा राजपाट छीन लिया था। जब ये शेरशाह सूरी के साथ लड़ रहा था, युद्ध कर रहा था, तो 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे शेरशाह सूरी के साथ। पहला था चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुआ था। इसमें हुमायूं और किसके बीच, शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इसमें हुमायूं हार गया था और कहा जाता है कि यह नदी में डूबते डूबते बच गया था इस बार। ठीक है, दूसरा युद्ध लड़ा था कन्नौज का युद्ध, ये 1540 में लड़ा गया था। ये भी शेरशाह सूरी के बीच में और किसके बीच में, हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। इसमें भी शेरशाह सूरी हार गया था दोबारा, और हारा ही नहीं, अपना राजपाट छोड़ के भाग भी गया था। इससे राजधानी छीन ली गई थी, दिल्ली और आगरा दोनों, और यहां से छोड़ के भाग गया और कहां पर चला, एक जो है एक भगोड़े की भांति जीने लगा था। तो कम से कम 15 सालों तक ऐसे ही भगोड़ों की भांति, जैसे पांडवों ने वो किया था ना, वनवास बिताया था, तो ऐसे ही इनको भी वनवास बिताना पड़ा था। ठीक है, पूरी निर्वासन की जिंदगी जिया था 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक। 15 वर्षों तक इन्होंने ईरान में, काबुल में और सिंध में जा जाके जंगलों में भटक भटक करके एक दूसरे के यहाँ शरण लिया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसी के शासनकाल में जब तक इन लोगों ने 30 से 40 ईस्वी, 1530 में गद्दी पर बैठा था ना, तो 1530 से लेकर के 40 तक, इस 10 वर्षों के शासनकाल के दौरान इसकी बहन जो थी गुलवदन बेगम, इन्होंने इसकी एक ग्रंथ लिखी थी जिसे हुमायूं नामा कहा जाता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। बाबर नामा बाबर ने खुद लिखी थी, लेकिन ये हुमायूं नामा जो है ये हुमायूं की बहन थी और बाबर की बेटी थी गुलवदन बेगम, इन्होंने लिखा था। इसमें हुमायूं के पूरे जीवन का वृत्तांत दिया गया है, पूरे जीवन का वर्णन किया गया है। ठीक है, 15 सालों बाद फिर से हुमायूं जो है 1555 में विजय प्राप्त कर लेता है। इसकी बैकग्राउंड पहले से 1545 के आसपास से ही बनाना शुरू कर दिया था। वो एक बार साम्राज्य चले जाने के बाद वो बैठा नहीं था, है ना, वो अपनी शक्ति बटोर रहा था धीरे धीरे। जैसे उसका पिता आया था सीमावर्ती इलाके को, काबुल और गंधार को जीत करके, तो ऐसे ये भी 1545 तक इसको जीत लिया था। फिर यहाँ पर अपनी सेना का संगठन किया, शक्ति अर्जित की, धन संपत्ति कमाया, बड़ी सी सेना बनाया, और जैसे ही मौका मिला 1555 में भारत पर आक्रमण कर दिया। और इस समय शेरशाह सूरी का पोता था जो इस पर शासन कर रहा था। शेरशाह सूरी तो उसी 1540 से 45 के बीच शासन किया और 5 साल में ही मर गया था। अब दिल्ली सल्तनत फिर से कमजोर शासक आ गया। शेरशाह सूरी
75 वर्ष का शासक था ना, काफी बूढ़ा था, तो तुरंत मर गया वो 5 साल में ही। अब हुमायूं को लगने लगा कि दिल्ली अब हमारे फिर से अधीन आ सकता है यदि हम कोशिश करें, तो फिर से उन्होंने 1555 में आक्रमण किया और दिल्ली की गद्दी पा लिया। तो कितना लकी शासक था ये। इसके बाद जब दोबारा इसने गद्दी पर बैठा 1555 में, तो इसकी भी अगले साल ही मृत्यु हो जाती है 1556 में, यानी कि दोबारा जब गद्दी प्राप्त करता है तो 1 साल में ही इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका अगला पुत्र जो है, कहा जाता है कि दिल्ली में ही एक पुस्तकालय भवन की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद इसका अगला पुत्र अकबर का शासन आता है, ठीक है। अब हम वो पढ़ेंगे, फिलहाल ये देख लेते हैं कि जब इसकी मृत्यु हो गई थी दिल्ली में सीढ़ियों से गिर करके, तो वहीं पर उसको दफना दिया गया था। वर्तमान में जो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, दिल्ली की बहुत ही खूबसूरत ये है वास्तुकला, इसे यदि दिल्ली में है तो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसे दफनाया गया था और इसमें कहा जा रहा है कि पहला चारबाग शैली में बना मकबरा है। इससे पहले भारत में मकबरा बनाना के सल्तनत काल में ही शुरू हो गया था, लेकिन मकबरे तो बना दिए जाते थे तो केवल मकबरे होते थे। मकबरे के चारों कोण पर, जैसे कि यहाँ पर मकबरा है किसी का, ठीक है ना, तो मकबरे के चारों ओर एक बाग बनाया जाता था, ठीक है, और इसमें जहां पर झरने लगाए जाते थे। इसे कहा जाता है चारबाग शैली या चहारबाग शैली। ये इन लोगों ने ईरान से सीखी और ईरान से ही लेकर आया था, अपने साथ ही लेकर आया था। इस शैली में बनाया गया पहला मकबरा था, चारबाग शैली में बनाया गया ये पहला मकबरा था, हुमायूं का मकबरा। तो ये क्या शैली है, अब यदि आप लोग यहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी हुआ सम्राट अकबर, जो कि हुमायूं का पुत्र था, और इस समय भी वो 13 वर्ष की आयु में था। इसके जब दादा थे वो भी 12 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पर बैठा था, है ना। अब आ जाता है अकबर का शासनकाल। इससे बीच में जो है थोड़ी देर के लिए अकबर से पहले शेरशाह सूरी का शासनकाल आता है ना। शेरशाह सूरी कन्नौज का युद्ध जब जीत लेता है 1540 ईस्वी में, तो 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक जो है यहाँ पर शासन करता है 5 साल तक, और उसके बाद फिर ये अकबर आ जाता है, सॉरी हुमायूं आ जाता है फिर से, ठीक है। तो ये इसका शासनकाल है, बीच में याद रखिएगा, लेकिन ये इस वंश का है नहीं इसलिए हमने इसमें शामिल नहीं किया, ठीक। अकबर का जन्म, ये पूरा डेट भी याद रखिएगा, ये पूछा गया है, इसका बर्थडे भी याद रखिएगा। 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, सिंध अमरकोट के राजमहल में यह हुआ था, एक हिंदू के घर में हुआ था, इसलिए बचपन से ही काफी धार्मिक रूप से सहिष्णु था। इसमें हिंदू और मुस्लिम के दोनों गुण थे। ये हिंदुओं के त्योहार में भाग लेता था और ये चाहता था जीते जी कि कोई ऐसा धर्म विकसित हो जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का गुण हो, इसलिए इन्होंने एक दोनों को मिला करके एक तीसरा धर्म बना दिया था, दीन ए इलाही नामक धर्म, है ना। यदि किसी की बचपन इसी प्रकार से बीते, जैसे कोई दूसरा शासक होता, किसी कट्टर परिवार में जन्म लेता, तो वो कट्टर ही होगा। लेकिन यदि उसे धार्मिक रूप से सहिष्णु हो, जैसे कि इसने राजकोट जो है हिंदू, अमरकोट के राजा थे वो हिंदू था, उसके घर में ये पैदा हुआ था, क्योंकि इसकी माँ जो थी उसी की यहाँ जो है शरण ली हुई थी, तो हिंदू वाले सारे गुण इसमें आ गए थे, है ना। तो ये जब तक जिया तब तक एकदम सहिष्णु रूप से काम किया था, किसी ने मुसलमानों को सताया नहीं, भारतीय हिंदुओं को इसने नहीं सताया था। काफी उदार शासक था सम्राट अकबर की, और कहा जाता है कि भारत का दूसरा अकबर है ये, है ना। तो इतना काफी सहिष्णु था। इसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसके पिता तो जानते ही हैं हुमायूं, इसकी माता थी हमीदा बानो बेगम। राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 को कलानौर पंजाब में, लेकिन इस समय इसका काफी, ये 13 साल का ही था, काफी छोटा था। तो बैरम खान को इसका जो है सेनापति या फिर कहिए कि संरक्षण दिया गया था। ये इस समय सारी शक्ति इसी के हाथ में थी। कुछ समय बाद देखते हैं कि जब ये बड़ा हो जाता है, 20-21 साल का हो जाता है, तो 21वें साल में बैरम खान की भी हत्या कर देता है इसको भी, क्योंकि ये काफी शक्तिशाली हो गया था और इसकी शक्ति पर नियंत्रण रखता था, है ना। वो कभी नहीं चाहेगा कि अकबर जो है सारी शक्ति अपने हाथों में ले ले, तो अकबर पर क्या करता था, काफी नियंत्रण करता था। इसलिए अकबर ने क्या कर दिया, बाद में बैरम खान की हत्या भी करा दी, ठीक है। इसकी मृत्यु 1605 में हुई, यानी इसका शासनकाल जो है 1556 में गद्दी पर बैठा और 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसका पुत्र शासन पर बैठता है। इन्होंने अपने शासनकाल में काफी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी, बहुत सारे सैन्य अभियान किए थे, बहुत सारे युद्ध लड़े थे, और बहुत सारे जो है इसके इंपोर्टेंट फैक्ट भी हैं। पूरी इस मुगल काल में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ये, और कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सारे चीजों को, इसके सारे जितने युद्ध लड़े गए युद्ध हैं इसके शासनकाल में, ये जहां पर आक्रमण किया था वहां का शासनकाल कौन है ना, वो सारे शासकों के नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सब पूछे गए हैं
और हर बार पूछे जाते हैं, मैचिंग करो में, है ना, या फिर वहां का शासक कौन था जब इन्होंने आक्रमण किया था, तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। इसके शासनकाल में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में। ये बैरम खान का मतलब हुआ अकबर, है ना, तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। तो पानीपत का पहला युद्ध इसका दादा ने लड़ा था 1556 में, सॉरी 1526 में, और ये 1556 है, ठीक है। इसका दूसरा अभियान था मालवा अभियान 1561, है ना। बाज बहादुर यहाँ का शासक था, और इसकी जो पत्नी थी बाज बहादुर की, इसे रानी रूपमती कहा जाता था। ये कहानी वैसी है जैसे हमने पद्मावती की कहानी देखी थी ना, तो ये भी ऐसी है। जैसे हमने देखा ना अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को पाना चाहता था, ऐसे ही अकबर भी इसे पाना चाहता था बाज बहादुर की हत्या करके, लेकिन उसने भी आत्महत्या कर ली थी, रूपमती भी, जैसे उसने किया था, ठीक है, पद्मावती ने। तीसरा था गोंडवाना की शासिका, इसे कभी कभी गढ़कटंगा भी कहा जाता है। 1564 में यहाँ पर आक्रमण किया था, और यहाँ की शासिका थी रानी दुर्गावती। ये काफी शक्तिशाली थी, और भारत की ना दूसरी झांसी की रानी कहा जाता है इसको। झांसी की रानी जो दूसरी वाली आई थी वो तो बाद में आई थी, पहले इसी को कहा जाता है रानी दुर्गावती। मध्य प्रदेश के जितने सारे जलाशय है ना, दुर्गावती डैम याद है आपको, ये इसी के नाम पर रखा गया है, इतनी शक्तिशाली थी ये। इसके सामने अकबर भी अपना सर झुका दिया था, ठीक। तो ये काफी महत्वपूर्ण शासक थी। तो यही ऐसे ही पूछेगा आपसे कि जब अकबर ने गोंडवाना या फिर गढ़कटंगा पर आक्रमण किया था, तो उस समय वहां की शासिका कौन थी। कंफ्यूज करने के लिए दे देगा रजिया सुल्तान, या फिर कोई मीराबाई, या फिर कोई दूसरा जम्मू कश्मीर की जो शासिका हमने पढ़ा था पहले ही, वो नाम, और एक नाम दे देगा ये, ठीक है। चित्तौड़ पर आक्रमण 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, और यहाँ के शासक उदय सिंह और जयमल, इसी शासक के नाम पर उदयपुर शहर का जो है नाम पड़ा है, और इसी ने इसके शहर का स्थापना करवाया था। रणथंभौर का किला 1569, यहाँ पर हारा वंश का शासन था। इनकी दीवारों को, इनके किलों को तोपों से गिराई गई थी। कहा जाता है कि पूरे भारत में उस समय सबसे मजबूत दीवारें, किले जो हैं, इसी रणथंभौर का किला था। यह किला अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध था, जिसे अकबर ने तोपों से ढहा दिया था। कलिंजर अभियान 1569, यहाँ के शासक राजा रामचंद्र थे। इन्होंने अकबर से युद्ध लड़े बिना आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। जोधपुर, यहाँ के शासक चंद्रसेन था। बीकानेर, जैसलमेर और मारवाड़, यहाँ पर 1570 पर आक्रमण किया था, और ये इन लोगों ने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की। हल्दी घाटी का युद्ध, ये एक इंपोर्टेंट युद्ध है 1576, अकबर की सेना और इसका नेतृत्व मानसिंह कर रहा था, दूसरी तरफ राणा प्रताप था, ठीक है। ये एक निर्णायक युद्ध था, उसके बाद इस साम्राज्य का अंत कर दिया था, ठीक है। गुजरात अभियान 1572-73 में, इसी युद्ध के बाद जो है ये गुजरात का शासक इस समय मुजफ्फर शाह था, और कहा जाता है कि इस युद्ध को अपने खुद लीड किया था अकबर ने, और अकबर ने पहली बार अपनी जिंदगी में समुद्र यहीं पर देखा था इसी युद्ध के दौरान, और जब इसको जीत लिया था तो इसी जीत के बाद हमने, याद है ना, वो एक किला बनवाया था इलाहाबाद में, फतेहपुर सीकरी, अपनी राजधानी इसी के बाद बनाया था, इसी जीत के बाद। काफी खुश हो गया था उसे, क्योंकि कोई भी राजा शक्तिशाली तभी हो सकता है जब भारत की पश्चिमी तट उसे मिल जाए, क्योंकि उसके बिना विदेश व्यापार नहीं कर पाएगा। और विदेश व्यापार का मतलब यही नहीं है, विदेश व्यापार तो करेगा ही, दूसरा वहां पे समुद्री शक्ति, बिना समुद्री शक्ति हुए बने आप किसी पर जो है अधिकार नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी विदेशी आएगा समुद्र के रास्ते और आप पर लूट के चले जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको वहां पर गुजरात का या फिर पश्चिम तट के कोई भी बंदरगाह हो, मुंबई फिर बाद में जो भी हो, उसे जीतना है आपको, वहां पर अपनी नौसेना स्थापित करनी है, ताकि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी आए आप उसे लड़ पाओ। अकबर ने ऐसा ही किया, गुजरात पर जीत लिया 1572-73 में। अब इसके पश्चिम तट के बाद पूर्वी तट पर आक्रमण करना शुरू किया, और बंगाल को जीत लिया 1576 में। जब इन्होंने पश्चिमी तट जीत लिया, उसके 2-3 सालों बाद 1576 में बंगाल पर आक्रमण किया, और यहाँ के शासक इस समय दाऊद खान थे। इसकी हत्या कर दी, और वहां पर जो अफगान शासन था उसका अंत कर दिया। अब अकबर को पश्चिमी तट के साथ पूर्वी तट भी मिल गया, ठीक है। व्यापार की अपार संभावनाएं हो गई। अब उसके बाद उन्होंने उत्तर की जो सीमा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल वाला, इसको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने 1586 में कश्मीर पर आक्रमण किया, और यहाँ के शासक यूसुफ खान याकूब खान से हराया था,
और भगवान दास के नेतृत्व में जो है ये नेतृत्व युद्ध लड़ा गया था। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे, एक सेनापति था इसका, भगवान दास। ठीक है। कश्मीर जीतने के बाद काबुल पर भी अधिकार कर लिया 1581 ईस्वी में। यहाँ के शासक इसने अपना इसे गवर्नर नियुक्त किया था बख्तू निशा को। ठीक है। तो आप देख रहे हो ना किस तरह इन्होंने सामरिक स्थल जितने भी थे, जितने सारे हीट पॉइंट थे और जहां से आक्रमण किया जा सकता था, पहले उसमें समुद्री सीमा को अपने सुरक्षित कर लिया, अपने देश में मिला करके, साम्राज्य में मिला करके, और उसके बाद जो स्थलीय सीमा है उसको भी इसने यहां पर जीत लिया। अब उसके बाद उड़ीसा पर आक्रमण करता है 90 में, 1590 में, और उड़ीसा को भी अपने साम्राज्य में मिला लेता है। इसके अलावा और जो छोटे छोटे इलाके थे, सिंध और खानदेश, और ये सबसे महत्वपूर्ण इनका था दक्षिण भारत का अभियान 1597 से लेकर के 1600 ईस्वी तक, 3 सालों तक इन्होंने, यहाँ की शासका थी चांद बीबी जो कि अहमदनगर की थी, इसको हराया था। ठीक है। असीरगढ़ 1601 में, ये सम्राट अकबर का अंतिम शासक था। इस समय यहाँ के शासक थे मीर बहादुर। ठीक है। कई बार जब आप इंटरव्यू पैनल में बैठ जाते हो ना, तो कई बार आपसे यह भी पूछ लिया जाएगा कि मध्यकालीन 2-3 शासकों के नाम बताइए, प्राचीन काल के जो 2-3 प्रमुख शासक हैं उसके नाम बताइए। तो कम से कम इस नाम से भी ना, इस व्यू से भी आप इन नामों को याद रखिएगा। एक तो अभी हमने देखा ना दुर्गावती का नाम, दूसरा ये चांद बीबी है, रजिया सुल्तान हो गई, और एक जम्मू कश्मीर की शासका बताई थी हमने, दिद्दा, याद है ना, हिंदू राजवंश की थी। तो इन सभी शासकों का नाम याद रखिएगा। कई बार इंटरव्यू, ये सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा होता है, कई बार पूछ लिया जाता। प्राचीन काल के शासक, महिला, है ना, आधुनिक काल में तो है ही, एक तो वो है रानी झांसी बाई, दूसरा कौन है आधुनिक काल में, मिजोरम में थी, याद है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने उसे पहाड़ों की बेटी कहा था। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उसका, तो वो शासक सब हो गई। फिर जो गवर्नर पर जो उसने गोली चलाई थी कुछ महिलाओं ने, सुनीति चौधरी और कोई थी उषा। ठीक है। तो ये सभी क्रांतिकारी महिला या फिर शासकों का इस तरह से आप नाम याद रख सकते हो कि अभी ये सब पूछे जाते हैं पर्सनल, कि प्राचीन काल के महिलाओं का नाम बताइए, वैदिक काल के महिलाओं का नाम याद कीजिए, जो कोई विदुषी थी जिन्होंने ऋग्वेद में कुछ ऋचाएं लिखी थी, मंत्रों का आविष्कार किया था, इन सभी के। तो इस तरह से आप नाम याद रखिएगा और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है। अब हम इसकी प्रशासनिक और इसकी जो कुछ अवधारणाएं हैं हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। हमने देखा था कि जितने सारे अभियान थे, इसमें सारे ज्यादातर अभियान इसके राजपूतों के विरुद्ध थे। तो इसने राजपूतों के प्रति कुछ नीतियां अपनाई थी। ये अपने जो इसके आगे के शासक हुए थे, जैसे शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब, इसने काफी कट्टरतापूर्ण नीति अपनाई थी। इन्होंने इस प्रकार की नीति नहीं अपनाई। तो हम इसकी नीति और देख रहे हैं कि समय समय पर परिवर्तन भी हो रहा है। इसने अपने पूरे जीवन काल में 3 बार अपनी नीतियों में परिवर्तन किया था राजपूतों के विरुद्ध। हम लोग उन्हीं नीतियों को देखते हैं। पहले चरण में 1572 तक की जो भी आक्रमण किया था, इसमें इन्होंने दमन की नीति अपनाई थी। जो भी शासक इसके सामने आता, जो भी राजपूत शासक इसके सामने आता, उसे कुचल देता था। ठीक है। दूसरा चरण आया 1572 से 1578 तक का। इसमें इन्होंने सहयोग और शक्ति संतुलन की नीति अपनाई थी। इन्हें लगता था कि ये एक बफर स्टेट का काम करेगा। जैसे कि यदि पश्चिम से किसी ने आक्रमण किया समुद्र के रास्ते, तो सीधे मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने के बजाय, जैसे ब्रिटिशों ने भी बफर स्टेट बनाया था ना, घेरे की नीति याद है, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ऐसे ही इन लोगों ने बफर स्टेट के रूप में उसे मित्र के रूप में छोड़ दिया। जैसे ही वो लोग क्या करता, सरेंडर कर देता अपने आप को, आत्मसमर्पण कर देता, तो फिर कहता ठीक है तुम यहीं पर बने रहो, बस कुछ पैसे वैसे जो हमारे युद्ध के हर्जाने हुए हैं, खर्चे लगे हैं, वो दे दो, तुम शासन करते रहो यहाँ पर। उसे नियमित टैक्स नहीं लेता, बस केवल युद्ध का हर्जाना लेके उसे छोड़ देता है, तुम ठीक हो यहीं पर शासन करो। ठीक है। उन्हें लगता कि ये बफर स्टेट के रूप में काम करेगा हमें। तो दूसरी ये थी। तीसरे चरण में भी इसने सहयोग की नीति ही अपनाई थी, और खासकर इसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा, जो कोई उसे आत्मसमर्पण कर देता या फिर जो कोई शासक, राजपूत शासक हार लेता, तो उनकी बेटी से विवाह कर लेता या फिर अपने बच्चों की विवाह करवा देता था। इस तरह से उन लोगों ने यहाँ भी मैत्रीपूर्ण नीति अपनाने की कोशिश की थी। ठीक है। ये इनकी पॉलिसी थी, राजपूत नीति अकबर की। अकबर अपने शासनकाल में, चूंकि एक लंबा शासनकाल रहा है, तो उसने अपने पूरे शासनकाल के दौरान उसने समाज सुधार के लिए भी कुछ काम किए थे। कौन कौन से समाज सुधार के लिए काम किए थे वो लोग देखते हैं। पहला, उन्होंने जजिया कर की समाप्ति, अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। ये साल और उनके द्वारा जो किए गए काम है ये पूछे जाते हैं। जजिया कर को कर समाप्त किया था, इबादत खाने की स्थापना, और पता है ये ऐसे ही पूछ देता है मैचिंग करो में, जैसे यहाँ पर लिखा हो ना, ऐसे ही मैचिंग करो के लिए पूछ देता है।
जजिया कर क्या था? गैर मुस्लिमों खासकर हिंदुओं पर लगाया गया एक धार्मिक कर था। तो हम पहले से ही कह रहे हैं, पहले से ही कहा है ना कि ये काफी, ये जो है ना धर्मनिरपेक्ष शासक था। इन्होंने हिंदू को 9 सताने की कसम खा रखी थी, और इसीलिए इसने क्या किया था, अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए ये टैक्स हटा दिया था जजिया कर को। दूसरा, इन्होंने एक इबादत खाने की स्थापना कराई थी 1575 ईस्वी में, जिसे फतेहपुर सिकरी में स्थापित किया गया था। और इसने यहाँ पर दीन ए इलाही जैसी धर्मों की चर्चा की जाती थी। सभी धर्मों को मिला करके, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई नहीं होगा, सभी का मिला जुला एक रूप होगा। तो यहाँ पर इसी बात सबका डिस्कशन किया जाता था इस इबादत खाने में। ठीक है। तीसरी इसका सुधार था बाल विवाह पर प्रतिबंध। बाद में जो अंग्रेजों ने जो काम किया हम लोगों के लिए, अंग्रेजों ने कानून बनाकर किया था, लेकिन ये लोग पहले ही राजशाही आदेश जारी करके ये लोग पहले से ही प्रयास करना शुरू कर दिया था। 1579 में इन्होंने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी। ठीक है। और कहा गया था कि किसको भी बच्चों को अपनी शादी करनी हो तो इससे पूर्व काजी की अनुमति लेनी होगी। बिना पंडित की अनुमति के कोई बाल विवाह नहीं कर सकता था। यानी जिसको अनुमति देगा वो, तो जब तक वो बालिग नहीं होगी तब तक उसे शादी नहीं करने देगा। तो इस तरह कठोर प्रतिबंध किया गया था, लेकिन उस समय नहीं चला, है ना, क्योंकि अकबर कितना देर तक देखेगा। यदि वो अपनी राजधानी में तो देख सकता है, यहाँ तो कानो कान खबर चली जाएगी राजा तक तो उसको सजा मिल जाएगा, लेकिन यदि गांव के किसी दूर दराज में हो, 2025 में तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो फिर इतने दिनों सफल कैसे होगा। फिर बाद में जब अंग्रेजों ने कानून बनाने की कोशिश की, बाल विवाह कानून 1929 याद है, उसमें कोई भी सुधार नहीं आया। फिर 1956 में बना, फिर उसका भी कोई कानून नहीं बना। ठीक है। तो ऐसे ही कानून में बदलाव आते रहे, कुछ नहीं हुआ। देखिए क्या होता है। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन 1580 याद है, विधवा पुनर्विवाह 1856 कैनिंग के समय लाया गया था। इससे पहले अकबर ये काम कर चुका था। इसने भी सुधार विधवा जो है विधवाओं के पुनर्विवाह की कोशिश की थी, लेकिन कितना सती वो जो है सफल हुआ देखें। सती प्रथा पर विलियम बेंटिंग 1929 में ये काम किया था कानून बना करके, लेकिन इससे पहले इन्होंने 1582 में ही, उससे 500 साल पहले, 400 साल पहले ही ये ट्राई कर चुके थे अकबर, है ना। 1582 में इन्होंने सती प्रथा पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की थी। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी 1582 ईस्वी में, और हमने बताया था कि अकबर ने इसमें दीन ए इलाही सभी धर्मों की जो अच्छाइयां थी वो इसमें शामिल करने की कोशिश की थी। तो ये था उसके बारे में, अकबर के बारे में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं और अब तक पूछा गया है ना, वो सारी फैक्ट हमने इसमें डाल दी थी। इससे बाहर तो कुछ नहीं संभावना है ना। अगला है इसका उत्तराधिकारी जहांगीर। इन्होंने 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है। इसका पूरा नाम याद रखिए, कभी कभी इसे सलीम भी कहा जाता है, या शहजादा सलीम या फिर जहांगीर, है ना। इसका जन्म हुआ था फतेहपुर सिकरी में, और शेख सलीम चिश्ती के घर पर, या फिर कुटिया में उसका, शेख सलीम चिश्ती के घर में ही हुआ था ये पैदा। ठीक है। ये अकबर इसके पिता थे, और इसकी माता का नाम मरियम उज जमानी, इसे कभी कभी हरखाबाई या जोधाबाई भी कहा जाता है। यानी कि ये भी, इसकी माँ हिंदू थी और ये पिता यानी कि अकबर स्वयं मुस्लिम था। इसने 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक शासन किया था। 1627 में भीमबाड़ा पंजाब में इसकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु के बाद इसे लाहौर के शहादरा में पाकिस्तान में दफनाया गया है, रावी नदी के तट पर। तो ये इसके कब्र भी पूछी जाती है कि ये कहां पर इसका दफन किया गया है। अपने पिता की भांति इन्होंने भी सैन्य अभियान चलाए थे, पूरे भारत के कई सारे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया था। इनकी भी अपनी राजपूत और धार्मिक नीति थी, इन्होंने भी बहुत सारे योद्धाओं को धूल चटाया था। तो इसके भी देखिए, इसमें पहला था मेवाड़ का अभियान। इसने मेवाड़ों के विरुद्ध अभियान चलाया था। इसमें इस युद्ध का नेतृत्व किया था इसके जो पुत्र थे शहजादा खुर्रम, जिसे शाहजहां भी कहा जाता है, तो इसके युद्ध में ये नेतृत्व लड़ा था। दूसरा था कांगड़ा अभियान, 1615 ईस्वी में यहां पर आक्रमण किया था, 1615 से 20 तक। यहां का शासक था सुंदरदास अथवा विक्रमजीत बघेला। इन्होंने दक्कन अभियान भी किया था अहमदनगर के खिलाफ 1617 ईस्वी में, और यहां भी शाहजहां को भेजा गया था, खुर्रम को भेजा गया था। जब उन्होंने दक्कन या अहमदनगर को जीत लिया ना 1617 ईस्वी में, इसी जीत के उपलक्ष्य में इसे शाहजहां की उपाधि दी गई थी। इससे पहले इसे खुर्रम कहा जाता था। इस युद्ध में जब वो जीत गया तब इसे शाहजहां की उपाधि दी गई थी। जब ये बूढ़ा होने लगा जहांगीर, तो इसके शासनकाल में बहुत सारे विद्रोह होने लगे थे, साम्राज्य के भीतर भी और घर के भीतर भी।
उस विद्रोह में कभी कभी ये विद्रोह इतना भयंकर होता था कि वो युद्ध का रूप धारण कर लेता था। उसी युद्ध में है, पहला है भेरावल का युद्ध। ये डेट याद रखिएगा, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। भेरावल का युद्ध 1606। इसमें इसके पुत्र जो थे खुसरो, इसने विद्रोह कर दिया था। तो शासक ने क्या किया, जहांगीर ने उसे अपने पुत्र को ही अंधा करवा दिया था। और इसी युद्ध में सिखों के जो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, वो इसी युद्ध में पकड़ लिया इसको। अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। सिखों के जो गुरु थे अर्जुन देव, पांचवें गुरु थे ये, इसको पकड़ के फांसी दे दी गई थी। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये अकबर के नवरत्न में से एक थे। उसको पकड़ के इसे भी काफी यातना दी गई थी, क्योंकि इन सभी लोगों ने क्या किया था, इसको जो है खुसरो को समर्थन किया था, है ना। तो इन्हीं खुसरो को समर्थन के कारण क्या किया, अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। अब्दुल रहीम खाने खानों को सजा दी गई थी, है ना। और इसके पुत्र को क्या कर दिया था, अपने पुत्र को अंधा कर दिया था। तो खुसरो का विद्रोह हो गया। उसके बाद शाहजहां ने भी विद्रोह कर दिया था, ठीक है, शाहजहां ने भी विद्रोह कर दिया था। तीसरा, महावत खान ने इसके समय 1626 में विद्रोह कर दिया था। झेलम नदी के तट पर जहांगीर को बंदी बना लिया गया था। इस पर शासक को ही बंदी बना लिया गया था, बादशाह को। तो ये कुल 3 युद्ध थे जो कि उत्तराधिकार को लेकर के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, उत्तराधिकार के रूप में हुआ था ना। ये सारे पुत्र जो थे खुसरो या फिर ये शाहजहां किस लिए लड़ रहे थे, है ना, सीट के लिए, गद्दी के लिए लड़ रहे थे। और ये विद्रोह कभी कभी देख रहे हैं ना युद्ध का रूप ले लिया। और ये यही वो युद्ध थे, 3 युद्ध। इसकी कुछ प्रशासनिक व्यवस्था जो यूनिक चीज है, हम ओवरऑल प्रशासनिक व्यवस्था तो कल देखेंगे ही, लेकिन सभी शासकों के जो कुछ पर्सनल सुधार हैं, पर्सनल उपलब्धियां जो हैं, वो भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ भी उसी को देखा है। जंजीर को कहा जाता है कि एक 60 घंटियों वाली एक सोने की जंजीर थी, जो अपनी न्याय व्यवस्था के लिए जाना जाता था। जहांगीर न्याय के लिए काफी लोकप्रिय है। उसने साम्राज्य में डंका बजवा दिया था, अपने साम्राज्य में यह बात फैलवा दी थी कि जब किसी को न्याय चाहिए तो उसे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, दरबार में किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, बस वो आ करके ये जो बड़ा घंटी है उसे बजा दे, तो राजा खुद जो है सुल्तान सम्राट राजमहल में आके उसे न्याय प्रदान करेगा। तो ये इसकी विशेषता, यूनिक चीज था। इसने एक सिक्का चलाया था, चांदी का सिक्का, जिसे निसार कहा जाता था, ठीक है। और इस सिक्के पर शराब और प्याले की आकृति में जो है आकृति बनाई जाती थी। इससे पहले जितने भी सिक्के आपने देखे, कभी जानवरों के, कभी पक्षियों के चित्र, या फिर कभी देवी देवताओं के चित्र, या फिर हो सकता है राजा ने खुद का चित्र बनाया हो। ये पहला है ना यूनिक, शराब और प्याले, या फिर प्याले में शराब और इसकी चित्र बना देना सिक्कों पर, कुछ यूनिक चीज लगाना। इसके शासनकाल में आइन ए जहांगीरी लिखी गई थी, जहांगीरी नामक ग्रंथ, है ना। जहांगीर के बारे में जानकारी देने वाला ये ग्रंथ है। हमने सबके देखे ना, बाबर के बारे में बाबरनामा, हुमायूं के बारे में हुमायूंनामा, अकबर के बारे में अकबरनामा। यहाँ पर आइन ए जहांगीरी यानी कि जहांगीरनामा नामक संकलन इसके शासनकाल में किया गया था। इसकी धार्मिक नीति, इन्होंने सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी, जो ये चीज पहले से ही जारी थी अकबर के समय से ही। ये सभी हिंदू के पर्व में भी भाग लेता था, होली में भी जाता था, दिवाली में भी जाता था, दशहरा मनाता था और शिवरात्रि में भी भाग लेता था। और इसको मनाने की अनुमति भी दी थी। हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति की, कोई व्यक्ति कितना क्रूर होगा या फिर दयावान होगा, ये निर्णय उसका परवरिश करेगा। तो इसकी परवरिश भी वैसे ही की गई थी, क्योंकि इसकी माँ हिंदू थी ना, जोधाबाई, इसलिए इसकी परवरिश ही ऐसी की गई थी कि दोनों धर्मों को मिला के चलने की कोशिश की थी। इसने पंजाब में गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, है ना। कुछ हिंदू संतों ने उस समय मांग की थी कि गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए, तो जहांगीर ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये पूछा जाएगा कि मुगल काल में वे कौन से शासक हैं जिसने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। नवरोज पर्व, ये एक ईरानी फारसी त्योहार है। तो ये इसके दरबार में मनाया जाता था काफी धूमधाम से, जहांगीर के दरबार में। इसने काफी सारे मंदिरों को, ब्राह्मणों को काफी मात्रा में दान दी थी। जैन मंदिरों को कभी कभी कहा जाता है कि इसने क्रूरतावश बंद भी करवा दिया था। इसने श्रीकांत नामक एक हिंदू को अपना जज बनाया था, ठीक है। तो अपने राजमहल में जो है हिंदुओं को भी क्या किया था, नियुक्त किया था। तो ये भी एक अच्छी नीति थी इसकी। इसने जो कवि थे उस समय के, सूरदास, इसको अपने दरबार में संरक्षण दिया था। सूरदास ने सूर सागर की रचना की थी, एक म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे, बहुत सारे काव्य उसकी रचना है
है ना। इसके शासनकाल में बहुत सारे विदेशी दूत या फिर यात्री इसके शासनकाल में इसके दरबार में आया था, है ना। तो अब कई बार पूछा गया है कि टॉमस रो किसके दरबार में आया था, किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो यही चीज है ना। पहला था विलियम हॉकिंस, 1608 ईस्वी में मुगल दरबार यानी कि जहांगीर के शासनकाल में उसके दरबार में आया था। दूसरा था शासक, दूसरा यात्री था पॉल केनिंग, 1612 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में ये यूरोपीय यात्री था, ये यहाँ पहुंचा था। तीसरा था विलियम एडवर्ड, 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। और टॉमस रो 1615 ईस्वी में जो है जहांगीर के शासनकाल में और जहांगीर के दरबार में आया था ये, ठीक है। तो इसके शासनकाल तक सारे यूरोपीय भारत में आने लगे थे और वो भारत पर अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहते थे, भारत में फैक्ट्री स्थापित करना चाहते थे। इस समय तो फैक्ट्री स्थापित ही हो रही थी, बाद में ताकत पाता है ना वो। जब तक 1500 देखते हैं ना, 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट जो फर्रुखसियर हैं उसका फरमान जारी होता है 1717 ईस्वी में। तो अगले 100 तक ये एक व्यापारी के रूप में काम करता है, जब तक फर्रुखसियर का फरमान प्राप्त होता है। उसके बाद उसका तांडव तो देखते हुए यूरोपीय कितने सारे युद्ध लड़े गए थे, ठीक है। अगला है शाहजहां, जहांगीर के पतन के बाद अगला शासक शाहजहां। इन्होंने 1628 ईस्वी से लेकर के 1658 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बचपन का नाम खुर्रम था और हमने कहा था कि जब इन्होंने अहमदनगर का राज्य जीत लिया था, है ना, अहमदनगर का राज्य जीत लिया था, तो इसके पापा यानी कि कौन, जहांगीर, इसने खुश होकर इसे शाहजहां की उपाधि दी थी, है ना। शाहजहां का क्या मतलब होता है, जहान का मतलब हो जाता है दुनिया, और शाह मतलब बादशाह, तो पूरी दुनिया का बादशाह, ठीक है। ये उपाधि इसके पिता ने ही दी थी जब ये अहमदनगर को जीत लिया था। इसकी माता का नाम जोधाबाई था। सिंहासन इसने 1628 में गद्दी पर बैठा था और गद्दी पर बैठने के वक्त इन्होंने ये लंबी चौड़ी उपाधि धारण की थी, किरण ए शानी नाम से, लंबी चौड़ी, ठीक है। इसने अपनी राजधानी दिल्ली में ही बसाया था, लेकिन राजधानी का नाम चेंज कर दिया था। अब उसने शाहजहानाबाद नाम रखा था, ठीक है। इन्होंने शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी बनाया था और यहां से उन्होंने शासन करना शुरू किया था। इसकी बीवी का नाम अंजुमन बानो बेगम था, लेकिन बाद में इतिहासकारों ने इसे मुमताज कहना शुरू कर दिया था। और इसी की याद में जो ताजमहल बनाए गए हैं ये अंजुमन बानो बेगम की कब्र है, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए या तो मुमताज दे या फिर अंजुमन बानो बेगम दे, ठीक है। इसके 4 पुत्र थे। इनके 4 पुत्रों का नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसके मरने के बाद ये तो मरा भी नहीं था और इसकी मरे हुए लाश को घर में छोड़ करके इसके 4 पुत्र आपस में गद्दी के लिए संघर्ष कर रहे थे। इतना ये क्या कहते हैं, जब किसी की फूटी किस्मत होती है तभी ना ऐसा होता है। तो यही बात था। तो चारों का नाम याद रखिए, जो औरंगजेब हैं, मुराद हैं, दारा शिकोह हैं और शुजा है। ये इसके 4 पुत्र हैं और पुत्रियां भी हैं। सभी लोग आपस में संघर्ष करते रहते हैं और अपने पिता को दफनाता भी नहीं है, ठीक है। तो इन चारों का नाम याद रखिए। अब जैसे हमने अकबर को देखा, उससे पहले हुमायूं या फिर जितने सारे देखे, सभी ने साथ में अपना अपना युद्ध लड़ा था, उसकी उपलब्धियों को देखा था। इसके बारे में भी वही सब पढ़ना है और यदि कुछ याद रखना है तो वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अहमदनगर को इसने अपने शासनकाल में जीत लिया था 1633 में, ये हम बता चुके हैं, क्योंकि इसके जीतने के बाद ही इसे ये उपाधि मिली थी। दूसरा, इसने यहाँ पर निजाम शाही वंश की, जो शिवाजी के पिता थे, इसको हटा करके यहाँ पर इसने इस वंश का अंत कर दिया था। इसने गोलकुंडा से संधि कर ली थी, गोलकुंडा को हरा दिया था, गोलकुंडा के शासक पराजित हो गए। गोलकुंडा के शासक अब्दुल्लाह इस समय था। इसका नाम इसलिए याद रखना है कि कोहिनूर हीरा इतिहास में काफी फेमस है ना। जब किसी से बात सुनो कोहिनूर कोहिनूर करता है, कोहिनूर पहली बार इसी को यहाँ से मुगल दरबार में आया था, उसे गोलकुंडा के शासक को मिला था। गोलकुंडा की खान में वहां से खोदा गया किसी मजदूर के द्वारा, उस मजदूर ने अपने राजा को दे दिया और वो राजा अब यहाँ से कहाँ पर आ जाता है, अब ये मुगल सम्राट में आ जाता है। फिर मुगल काल के बाद यहाँ से उठा के नादिर शाह छीन के ले जाता है इससे, बहादुर शाह जफर से, और उसके बाद फिर अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है, ठीक है। बीजापुर से संधि, औरंगजेब को दक्षिण का प्रतिनिधि बनाया गया था। जब ये बीजापुर को आक्रमण करके जीत लिया ना, तो इन्होंने अपने पुत्र यानी कि औरंगजेब को यहाँ का प्रतिनिधि बनाया। और जैसे ही प्रतिनिधि बनाया तो औरंगजेब वहां अपने आप का क्या करने लगा, हमने पहले से ही बातचीत कर रहे हैं कि जो भी दक्षिण का शासक बनेगा खुद वो अपना का वहां का राजा समझने लगेगा। और यही बात हमने उधर अब इससे पहले विजयनगर को भी देखा था। विजयनगर भी काफी शक्तिशाली हो गया और खुद को दिल्ली सल्तनत से अलग कर लिया था, बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना वही कर ली थी। ऐसे यहाँ भी हुआ, जैसे ही औरंगजेब को दक्षिण भारत का प्रतिनिधि बनाया गया, वहां का राजकुमार बनाया गया,
प्रांतपति। उसके बाद ये खुद का वहां स्वतंत्र कर लिया खुद को, ठीक है। तो ये था इसका अभियान। अब इसके काल में भी बहुत सारे विदेशी यात्री भारत में आए थे, उसके नाम भी याद रखिए। इस विदेशी यात्री में पहला था इटली यात्री पीटर मुंडी। तो आपसे पूछा जाएगा कि पीटर मुंडी किस मुगल दरबार में आया था, तो ये किसके दरबार में आया था? शाहजहां के शासनकाल में। दूसरा फ्रांसिस यात्री वर्नियर, ये एक फ्रांसिस मेडिकल था, मतलब जो है ये डॉक्टर था, ये इसी के शासनकाल में भारत में आया था। तीसरा था निकोलाओ मनुची, इसे मनुची भी कहा जाता है, ये भी इटली का यात्री था जो भारत में आया था। बाद में दारा सिको की सेना में ये तोपची के रूप में काम करने लगे और बाद में एक डॉक्टर भी बन गए थे ये, ठीक है। तो ये सारे यूरोपीय है ना, काफी पढ़े लिखे होते थे। बाद में ट्रेवेनियर, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर फ्रांसीसी जौहरी के रूप में आया था और भारत में 6 बार यात्रा की थी। इन्होंने ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। और ट्रेवेनियर किसके शासनकाल में आया था भारत में? तो ये इसी के काल में आया था। मैनडेस्लो, ये भी भारत में आगमन किया था, भारत में यात्रा किया था, कहाँ का था ये नहीं पता है, लेकिन ये है कि इसी के शासनकाल में ये भारत में आया था, ठीक है। तो इस सभी यात्रियों के नाम याद रखिए। अब इसकी भी धार्मिक नीति देखने की कोशिश कीजिए। जितने सारे हमने देखा, राजपूत नीति, धार्मिक नीति, सभी शासकों के अपने अपने हैं, कुछ जो यूनिक हैं। ओवरऑल तो हम लोग पढ़ेंगे, मुगल काल की धार्मिक स्थिति क्या है वो तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन यहां पर देखते हैं कि इस सब ने क्या क्या नीतियां अपनाई थी। इन्होंने अपने दरबार में से सिजदा और पैबोश प्रथा को समाप्त कर दिया। याद है इस प्रथा को शुरू किसने किया था? बलबन ने, दिल्ली सल्तनत में, आज से 200 साल पहले। इस किस लिए किया था? ताकि दरबारियों के बीच में डर बना रहे। आप अपने राजा के या फिर अपने मालिक के जमीन पर लेट के पैर छूम रहे हो, छूते भी हो, उसमें पैर सर रख के रगड़ते हो, उसके बाद उसे चूमते भी हो, तो अब इसमें इसका ये भी मतलब है ना कि आप उसके नीचे हो, उसके तुच्छ बराबर हो, पैर के धूल के बराबर हो, है ना। तो ये डर बिठाने के लिए शुरू किया गया था, इसे इसने समाप्त कर दिया। और एक दूसरी प्रथा थी जिसे चहार तस्लीम कहा जाता है। इसे ऐसे नमन करने वाली कोई चीज होती है जो दूर से ही नमन कर लिया जाता है ना। तो इसने इसको बंद कर दिया और इसको शुरू कराया था। इसने संवत भी परिवर्तन किया। पहले से भारत में जो इलाही संवत चल रहा था उसको समाप्त कर दिया और इसने मुस्लिमों की एक हिजरी संवत चालू की थी जो आज भी लागू है। मुसलमानों की जो कैलेंडर होता है ये इसी हिजरी संवत पर लागू है जो इसी के द्वारा शुरू किया गया था। इसने इसकी जो टैक्स पॉलिसी थी, इन्होंने तीर्थ यात्रा कर लगाया था भारत पर, लेकिन फिर बाद में काशी के जो उस समय के कविंद्राचार्य थे, काशी के शासक, उसने कहा कि इसे वापस ले लो क्योंकि आपके पिता इसे वापस कर लिए थे। तो फिर इसके कहने पर उसने वापस कर लिया। इसने हिंदुओं के समर्थन के भी लिए किया था। जैसे हमने इसके पिता को देखा था ना, पंजाब में गौवध पर नियंत्रण कर दिया था, ऐसे इन्होंने खंभात यानी कि गुजरात में उस समय जो सोमनाथ के आसपास का एरिया है ये, यहां पर भी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही इसने एक और अच्छा काम किया था कि अहमदाबाद में एक चिंतामणि मंदिर है, इस मंदिर को इसने पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। इसने कुछ प्रतिबंध भी लगाए थे। इसके जो दरबार में रहने वाले जो मौलवी मुल्ला थे, इनको लगा होगा कि भाई तुम हिंदू धर्म के प्रति काफी उदार हो रहे हो, तो ऐसा करोगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि वो बहुसंख्यक पहले से हैं और क्या करेगा, तुम्हें ही दमन करने लगेगा। तो फिर उन्हीं की बातों में आकर के इन्होंने ये आदेश दिया कि अब से जब तक मैं शासन में रहूंगा तब तक भारत में कोई नया मंदिर नहीं बनेगा। तो इन्होंने नए जितने सारे मंदिरें थे सभी के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दी और इन्होंने कुछ मंदिर को भी तोड़ दिया, ठीक है। तो एक तरफ आप देख रहे हो ना, एक तरफ वो मंदिर का निर्माण भी करा रहा है, दूसरी तरफ उसके अपने मुल्लाओं के कहने पर उसे तोड़ भी रहा है और नए मंदिरों के बनने पर भी प्रतिबंध लगा रहा है। साथ ही आगरा में एक चर्च बन रहा था, उसको भी तोड़ दिया था इसने, ठीक है। शादियों पर प्रतिबंध, शादियों पर जो अंतर धार्मिक शादी था, यानी कि कोई यदि मुस्लिम लड़का चाहे तो मुस्लिम लड़की से शादी कर सकता है, सॉरी मुस्लिम लड़का हिंदू के लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन ये अपोजिट नहीं हो सकता। देख रहे हो ना, हिंदू लड़का जो है किसी मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकता, इसका अपोजिट हो सकता था। तो इस तरह की जो संकीर्ण सोच वाली जो राजनीति है वो यहां से शुरू हो चुकी थी और इसका जो पुत्र हुआ है ना औरंगजेब, इसके शासनकाल में इतनी चरम पर पहुंच गई कि देख रहे हो ना, उसने अपने वंश का ही अंत कर लिया। उसके औरंगजेब के बाद क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया, ठीक है। तो ये संकीर्ण राजनीति यहां से शुरू हो चुका था। यदि आपको अंतर धार्मिक प्रतिबंध पर लगाना था
तो वाइस वर्सा दोनों पर प्रतिबंध लगा दो ना, उल्टा पुल्टा क्यों करना। आप ये कह रहे हो कि इस पर प्रतिबंध है, लेकिन ये ऐसा उल्टा हो सकता है, तो ये गलत है। तो ये संकीर्ण राजनीति हो गई ना, मंदिर तोड़ना, ये नया मंदिर नहीं बना सकता, ये संकीर्ण राजनीति थी। अकबर ने जब तक किया था सब कुछ, तब तक देखा कितना लंबा चौड़ा शासन था उसका। लेकिन यहाँ से संकीर्ण राजनीति शुरू हो जाती है, धार्मिक कट्टरता आने लगती है, और औरंगजेब तक इतना फल फूल जाता है कि फिर मुगल मतलब कोई अपनी पैर पर ही कुल्हाड़ी मारता है फिर इस तरह करके, है ना। इसके काल में कहा जाता है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है इसको, क्योंकि इसके काल में बहुत सारे मस्जिदें बनाई गई थी, बहुत सारे किले बनाए गए थे, बहुत सारे भवन बनाए गए थे। तो उन्हीं सभी को याद रखिएगा। इसके काल में ताजमहल बनाई गई थी, लाल किले बनाए गए थे, जामा मस्जिद बनाई गई थी, और मोती मस्जिद जो कि आगरा में स्थित है वो बनाए गए थे। इसके अलावा दीवान एक आम, दीवान एक खास, मुशम्मन का बुर्ज, और ये शालीमार बाग जो कि लाहौर में है, शीश महल जो कि शालीमार में है, और रावी नहर, इन सभी का निर्माण करवाया था। आगरा के किले के निर्मित एक यहाँ पर है जामा मस्जिद, एक तो दिल्ली वाला जामा मस्जिद है, दूसरा एक जामा मस्जिद कहाँ पर है, आगरा में। इनका भी निर्माण इसी ने कराया था, ठीक है। साथ ही साथ इसने एक मयूर सिंहासन कर का भी निर्माण करवाया था अपने बैठने के लिए, बाद में अब्दाली इसे उठा करके ले गया था, ठीक है। तो इसका वास्तुकार बेबादल खां था मयूर सिंहासन का। तो ये सभी जो है वास्तुकला के क्षेत्र में, इन्हीं हम मतलब जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे ना, तो इन्हीं सभी चीजों पर फोकस करेंगे कि ताजमहल की विशेषता क्या है, लाल कहल जो लाल किले हैं इसकी विशेषता क्या है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, उसे कैसे जोड़ा गया है। सभी किलों के चारों तरफ से देख रहे हो ना आप, एक लंबी लंबी खाई खोदी गई है, उस खाई में पानी भरा रहता था, वो क्यों बनाया जाता था, किस उद्देश्य से बनाया जाता था। तो ये सभी चीजें हम लोग पढ़ेंगे जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। केवल ये याद रखिए कि इस भवन का निर्माण, इस स्थापत्य कला का निर्माण शाहजहां ने करवाया, ठीक है। इसके दरबार में जो कवि थे उसे पंडित जगन्नाथ कहा जाता था, इसने गंगा लहरी की रचना की थी। इसके अलावा सूरसेन और सुखसेन नामक दो म्यूजिशियन भी इसके दरबार में थे। इसने एक सिक्के का प्रचलन करवाया था जिसे आना कहा जाता है, और ये आना आज से 25 वर्ष पहले ही समाप्त हुआ है। याद है ना, 4 आने सुने होंगे ना, ये आना इसके शासनकाल में ही चलाया गया था, जो 2000 ईस्वी तक चलता रहा, ठीक है। इसके शासनकाल में इसका जो पुत्र था दारा शिकोह, ये बहुत बड़ा विद्वान था दारा शिकोह। इसने बहुत सारी ग्रंथ की भी रचना की थी, इसने भगवत गीता का अनुवाद किया था, ठीक है। इसने योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इसने वेदों का भी अनुवाद कर लिया था, जितने चार वेद हैं उसका भी अनुवाद कर लिया था। इसी के जो है ना गुण को देखते हुए इसे शाह बुलंद और इकबाल की उपाधि दी गई थी, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों का इसने अनुवाद किया था, बहुत पढ़ा लिखा था दारा शिकोह, इसलिए इस तरह की उपाधि दी गई थी इसे। इसके शासनकाल में हमने बताया था ना, जब ये इसकी मृत्यु हो गई थी तो कई सारे जो है यहाँ पर युद्ध, उत्तराधिकार युद्ध देखने को मिला था, ठीक है। इन्हीं युद्ध में था, एक था इसकी जैसे ही बीमार हुआ था, मरने से पहले से बीमारी शुरू हो गई थी, इसके बीच में उत्तराधिकार युद्ध होना शुरू हुआ था। इस युद्ध में पहला था बहादुरपुर का युद्ध 1658 में। किसके किसके बीच में हुआ था ये तो याद रखिए कि एक तो शाहजहां का अपना से वो होगा सेना, यानी कि शाही सेना, और दूसरा होगा उसके पुत्रों के बीच की सेना, ठीक है। शाहजहां ने, इसका सबसे प्यारा बेटा था दारा शिकोह, शाहजहां ने अपने बेटे को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था दारा शिकोह को, लेकिन बाकी के जो पुत्री और पुत्रियां थी ना, उस सभी ने इसको चुनौती दी कि दारा शिकोह क्यों शासक बनेगा, हम क्यों नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसी के लिए बाद में युद्ध हुआ था। तो कहीं पर यदि ये लिखा है कि शाही सेना, तो शाही सेना का मतलब ये हुआ कि शाहजहां का सेना, और शाहजहां का सेना का मतलब क्योंकि उसने समर्थन दिया दारा शिकोह को, तो इसका मतलब दारा शिकोह भी है, ठीक है। तो इसमें यही है, केवल आप ये याद रखिए कि ये युद्ध कब हुआ था, और बाकी ये युद्ध के स्थान कहाँ पर है। जैसे कि हम लोग बहादुरपुर का युद्ध पढ़ा, तो ये बहादुरपुर बनारस के आसपास है, तो इस जगह का भी नाम याद रखिए कि यहाँ पर है। अगला है घड़मट का युद्ध 1658 में हुआ था, और इसका अप्रैल माह भी याद रखिए, क्योंकि ये है ना, ये दोनों एक साथ आ जाए, ये तीनों एक साथ आ जाए तो कंफ्यूज है पहले कौन हुआ था, क्रम में सजाने के लिए दे दे तब तो कहीं के नहीं रहे, इसलिए ये भी याद रखिए। घड़मट कहाँ पर है, उज्जैन जिले मध्य प्रदेश में, है ना। शामूगढ़ की लड़ाई मई 1658, ये आगरा के निकट स्थित है। तो ये भी दारा शिकोह और उसके जो अन्य पुत्र हैं उसके बीच में ये युद्ध हुआ था। शाहजहां को बंदी बना लिया गया था 1658 में। खजवा का युद्ध ये 1959 जनवरी। देवराई का युद्ध अप्रैल 1659, है ना। ये खजवा कहां पर है, इलाहाबाद के आसपास, और देवराई कहां पर है, अजमेर के आसपास। इन जगहों के नाम याद रखिए। बाकी किसके किसके बीच में हुआ था वो तो होगा ही, वो सबको याद होगा,
क्यों याद होगा? क्योंकि एक तरफ शाही सेना थी, दूसरी तरफ उसके पुत्र थे, हो गया। बस इतना याद रखना, बस ये डेट याद रखना, है ना। तो ये युद्ध लड़े गए थे और इस युद्ध में अंतिम रूप से जो विजय हुआ था वो औरंगजेब हुआ था, है ना। औरंगजेब युद्ध जीत करके अंतिम रूप से 1659 में दिल्ली का जो है बादशाह बन गया था, है ना। और इसने आलमगीर की उपाधि धारण कर ली और इसी नाम से गद्दी पर बैठा हुआ था। और इसका परिणाम ये निकला कि जो लंबे समय से उत्तराधिकार का जो संघर्ष चल रहा था कि बादशाह अगला कौन बनेगा, ये भी समाप्त हो गया। अब इसके बाद मुगल सम्राट औरंगजेब का शासनकाल आ जाता है। इन्होंने 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक शासन करता है। इसकी जो उपाधियां देख रहे हो ना, काफी लंबी चौड़ी, मोहम्मद, औरंगजेब, आलमगीर, तो ये संभाया। कहा जाता है कि पूरे मुगल शासन में सबसे लंबा शासन इसी का था। इन्होंने 49 वर्ष तक शासन किया था। इससे ज्यादा मुगल सम्राट में किसी ने शासन नहीं किया था। सबसे लंबा शासनकाल औरंगजेब का ही था। इन्होंने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। इसके पिता शाहजहां और माता मुमताज थी, ठीक है। इसने सिंहासन 1659 में हुआ था और 1707 ईस्वी में अहमदनगर में इसे जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो यहीं पर इसका वो भी है, कब्रगाह भी है, कब्र भी। इसके समय में बहुत सारे युद्ध और विद्रोह हुए थे, ये तो हम पहले से ही देख रहे हैं, ठीक है। इन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी से भी संघर्ष किया था। इसी के बाद इसने यहाँ पर पुरंदर की संधि होती है, तो ये भी आप याद रखिए। राजस्थान में राजपूतों के ने इसके समय में विद्रोह कर दिया था 1680-81 ईस्वी में। इसके समय में मेवाड़ के राजा जो थे राज सिंह थे और दुर्गादास राठौर थे। इसके समय में सिखों ने विद्रोह कर दिया था, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। और इसने क्या किया था, तेग बहादुर को फांसी डलवा दी थी। वर्तमान में जो भारत में जो ये है ना, ये क्या देख रहे हो, शीशगंज का गुरुद्वारा, ये इसी की यहाँ पर याद में है। तेग बहादुर की हत्या की में ही इसकी फांसी डलवा दी गई थी 1675 में, ठीक है। इन्होंने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था 1686 ईस्वी के आसपास। जो है गोलकुंडा को भी जीत करके इन्होंने संपूर्ण दक्षिण को अपने राज्य में मिला लिया था। मराठाओं ने विद्रोह कर दिया था 1689 के आसपास। इसमें राजा राम और ताराबाई ने संघर्ष किया था, ठीक है। मालवा और बुंदेलखंड के विद्रोह, छत्रसाल बुंदेला जैसे जो इस समय के नेता थे, इसके जो राजा थे, इन लोगों ने विद्रोह किया था। तो ये इस समय के शासक थे। इसकी जो प्रशासनिक और धार्मिक नीतियां थी, कुल मिला के संपूर्ण का ये था कि ये बहुत ही कट्टर था। तो जितनी सारी बुराई हो सकती है शासन में, वो सारे इसमें लगा दीजिए। अभी तक हमने देखा था जजिया कर हटा दिया गया था, इसने लागू कर दिया। हिंदू धर्म को चोट पहुंचाना हो, मंदिरों को तोड़ना हो, तो ये सारे बुराई का काम किया था। तो आपको याद रखनी कुछ नहीं है। इन्होंने हिंदू धर्म की साथ साथ कट्टर नीति तो अपनाई ही, ठीक है। दूसरा, इसने सिखों के साथ भी दुश्मनी ले ली थी, क्योंकि उसने तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी, ठीक है। बहुत सारे मंदिर, काशी, मथुरा, उज्जैन, सोमनाथ आदि जितने सारे मंदिर थे, इसने बहुत सारे मंदिरों को भी तोड़ा था। तो इसने काफी कट्टरतापूर्ण की नीति अपनाई थी और इसी के विनाश का ये कारण बना। इसी के कारण इसका विनाश हो गया, सर्वनाश हो गया था। ये इसके कुछ इस्लामी कानून है जो अपनी राजपाट को शरीयत के अनुसार चलाता था। और इसी कानून में ये लिखा गया था कि हिंदू मंदिरों को तोड़ो, उसके मस्जिदों को, उसके जो है संतों को दुख पहुंचाओ, ये सारी बातें उसी में कही गई थी। इसी के अनुसार ये सारे जितने भी कर्म किए थे उसने, मंदिरों को तोड़ना, वो सारे इसी कानून के अनुसार किया था उसने, ठीक है। उन्होंने फतवा ए आलमगिरी नामक एक कानूनी इस्लामी कानून का एक कोड बनाया था। जैसे वर्तमान में हिंदू कानून का एक कोड होता है ना, हिंदू कानून संहिता, ऐसे ही इन्होंने फतवा ए आलमगिरी नामक इस्लामी कानून का संहिता घोषित किया था। इसने भारत के जितने सारे हिंदू त्योहार थे, होली, दिवाली, नवरात्र, झांकी या फिर तुलादान, सारे पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक सम्राट जो वो था अकबर, वो इस त्योहारों में भाग लेता था, प्रोत्साहन देता था, और इसने प्रतिबंध लगा दिया, कोई राज्य में मनाएगा ही नहीं। इसने दरबार से जितने सारे कलाकार थे, नृत्य, संगीत, इन सभी को निकाल दिया, क्योंकि कहा जाता है कि मुस्लिमों में, है ना, संगीत नहीं बजाया जाता, भजन नहीं गाए जाते, चित्रकारी भी नहीं की जाती। मुस्लिमों का चित्र नहीं देखोगे आप कहीं पर, वो केवल जो है अरबी लिपि में जो उसके लेख होते थे उसका सुलेखन किया जाता है। इसमें देवताओं के चित्र, देवियों के चित्र या फिर अल्लाह के चित्र नहीं बनाए जाते, है ना। वो तो हिंदू और ईसाई सब जो है जो चित्र बनाते हैं, ये न तो गाना बजाते हैं न ही चित्र बनाते हैं, है ना। तो इस तरह से कट्टरतापन इसमें लगा दिया था। पूरे दरबार में चित्र बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। जितने सारे कलाकार थे सब पर इसने छुट्टी कर दी थी। न तो वास्तुकला के कोई क्षेत्र में कोई तरक्की हुई, इसने कोई भवन भी नहीं बनाया था। जो कुछ बनाया इसके दरबार के जो रानियां वगैरह सब थी उसने बनवाया था, ठीक है।
सभी को इसने साहित्य, न तो साहित्य बनने दिया न कुछ, ठीक है। इसका मुकबरा जो है यहाँ पर बना हुआ है खुलदाबाद महाराष्ट्र में। ये भी एक साधारण मिट्टी की कब्र है, इसको कोई दफनाने वाला नहीं था, क्योंकि ये इसको किसने किया ही नहीं था, ठीक है। इसने अपने मरने से पहले ही कह दिया था कि मेरी कब्र पर कोई इमारत न बने, है ना, ये उसी का लाइन है। मरने से पहले कहा था कि मुझे इस तरह की नहीं कुछ चाहिए। इसी के कारण जो है मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था। जैसे ही वो मरा, पतन आरंभ हो गया था। अब इसके पतन के कारण देख लीजिए। पहला था धार्मिक अहिष्णुता के कारण। जितने सारे इसके कारण थे उसमें सबसे बड़ा कारण यही था कि इसने हिंदुओं को जो सताया, ये इसका सबसे बड़ा कारण था इसके पतन का। बहुत सारे युद्ध लड़े, लगातार जो है इसने युद्ध ही लड़ा था, इस कारण ये भी क्षति हुई। आर्थिक क्षति तो होता ही है युद्ध के कारण। उत्तराधिकार युद्ध हमने देखा था, कितने सारे युद्ध लड़ने के बाद ये गद्दी पर बैठा था। उसमें भी संपत्ति की हानि हुई थी, युद्ध दुश्मनों से हो या फिर घर के दुश्मनों से, संपत्ति तो हानि होगी। केंद्रीयकरण की विफलता, मुगल शासन बहुत अधिक केंद्रीय था, जिससे स्थानीय स्तर पर शासन कमजोर हुआ था। दिल्ली में बैठ के आप किसी गांव के, बिहार के किसी एक छोटे से गांव का, गोरखपुर के किसी एक गांव का, मिर्जापुर के किसी एक गांव का शासन कैसे संभाल लोगे? दिल्ली में शक्ति आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन गांव का प्रशासन काफी कमजोर हो जाएगा ना। वहां पर फिर क्या होगा? वहां पर यदि चोल साम्राज्य की तरह यदि वहां का स्थानीय शासन मजबूत नहीं है, तब तो फिर वहां जंगल राज हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी, तो फिर विद्रोह होगा ही। तो देखा ना कितने सारे विद्रोह हुए थे इसके शासनकाल में। इसके उत्तराधिकारी जो भी हुए वो सारे अयोग्य थे, बिलासी थे। बहादुर शाह हो, जहांदर शाह, फारूक शियर, मोहम्मद शाह, सारे कमजोर और नालायक शासक हुए। उसके बाद हुआ दूसरी तरफ, एक तो ये कमजोर हो रहे थे, दूसरी तरफ मराठा शक्ति उदय हो रही थी, है ना। शिवाजी, संभाजी, राजा राम, ताराबाई, पेशवा ने, इसे बार बार ने दिल्ली पर हमला किया था, और इन सभी के साथ बाह्य आक्रमण भी हुए थे। बाद में सिखों और जाटों ने भी विद्रोह किया था। गुरु गोविंद सिंह आदि ने और इसके जो उत्तराधिकारी थे बंदा बहादुर आदि ने काफी विद्रोह किया था। अफगान और रोहिल्लाओं ने भी काफी विद्रोह किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि यूरोपियन भी इस समय आ चुके थे और विद्रोह करना शुरू कर दिया था। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और यहाँ से कोहिनूर हीरा और कोहिनूर हीरा के साथ साथ अन्य सारे जो जवाहरात वगैरह हैं, तख्त ए तौस, इस सब को भी उठा के ले गया था, ठीक है। तो इस तरह से लूट लिया, दिल्ली में अब कुछ बचा नहीं। प्रशासनिक भ्रष्टाचारी और जमींदारी जो बढ़ रही थी, जमींदारी पर था, इन सभी के कारण ये विनाश हो गया। आर्थिक शोषण और कृषकों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था, क्योंकि टैक्स, जब बार बार विद्रोह होंगे तो क्या होंगे? विद्रोह होगा तो अर्थव्यवस्था तो चलेगी नहीं, लेकिन राजपाट चलाने के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों को सैलरी देने के लिए, सैनिकों को सैनिक देने के लिए टैक्सेज तो चाहिए, धन तो चाहिए। इसका बोझ कहाँ डाला जाएगा? किसानों पर। और किसान फिर क्या करेंगे? विद्रोह करना शुरू हो जाएंगे। विद्रोह होगा तो फिर पतन तो होगा ही साम्राज्य का। इसी तरह से ये साम्राज्य पतन हो गया। तो यही वो सारे पतन के कारण थे। हमने इसके उदय से लेकर के, मुगल साम्राज्य के उदय से लेकर के पतन तक जितने सारे डायमेंशन हो सकते थे, जितने सारे महत्वपूर्ण राजा और उसकी जो उपलब्धियां हैं, हमने सबको देखा। तो इस तरह से हमारा इसका जो पहला चरण था, पहला जो पार्ट है, वो आज फिनिश हो जाता है। कल के सेशन में हम लोग इसका जो अगला डायमेंशन है, इसकी आर्थिक जो है आर्थिक गतिविधियां, राजनीतिक उपलब्धि, है ना, तो सामाजिक स्थिति, ये सभी जानने की कोशिश करेंगे कल के सेशन में। तब तक सभी के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।